हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीएलसी की गुरु नीति 180 वर्सेस 180 श्रृंखला के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो हमारी ये श्रृंखला स्टार्ट हुई है, आप इसमें पता आपको कि फिजिक्स के साथ जूलॉजी का कॉम्बिनेशन है और बॉटनी के साथ केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। तो 180 लेक्चर में से जो 90 लेक्चर हैं वो बायोलॉजी के हैं और बाकी 90 लेक्चर आप जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं, क्योंकि नीट के अंदर 50% रोल बायोलॉजी का होता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें जो बायोलॉजी के 90 लेक्चर हैं, आज हम बॉटनी के जो लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर हमारा सबसे पहले प्लांट किंगडम यानी प्लांट डाइवर्सिटी। तो जो एनसीईआरटी 11th के जो शुरू के 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट है लिविंग वर्ल्ड, देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उसके पश्चात आप जानते हैं कि प्लांट किंगडम। तो इसको हमने टाइटल दिया प्लांट किंगडम ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे और हम उसको बिल्कुल एक श्रृंखला के अंदर, तो टोटली जो हमारे क्वेश्चंस हैं 100% एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्लियर कर देंगे। 100% नीट का पेपर कहाँ से आता है बेटा? एनसीईआरटी से आता है। स्टूडेंट आप ध्यान दें, कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से आता है। इसलिए आप जानते हैं कि ये गुरु नीति 180 वर्सेज 180, और आप समझ सकते हैं कि आज बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर, और ये आपके लिए नीट 2021 स्टूडेंट के लिए एक ब्रह्मास्त्र होगी, एक वरदान साबित होगी। सीएलसी ने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस लॉकडाउन के दौरान जो नीट 2020 के लिए भी करवाए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सहायक हुए थे। तो देखिएगा, आज हम डिस्कस करते हैं, मैं बाबूलाल चौधरी एंड ललित सोनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपन डिस्कस करते हैं। हाँ तो बेटा देखो, डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कॉन्शियसनेस इज ए फीचर एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ए फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। चेतना एक लक्षण है, स्वचेतना सभी जीवन प्रारूपों का लक्षण है। आप अच्छे से जानते हैं कि भी जो कॉन्शियसनेस होती है, अर्थ की ऑल लाइफ फॉर्म्स हो कॉन्शियसनेस, यानी सभी जीवों के अंदर चेतना है, क्योंकि अपने सराउंडिंग जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, दे डिटेक्ट चेंजेस, उसमें जो परिवर्तन होते हैं उनको पहचानते हैं, डिटेक्ट करते हैं, एंड दे एक्सेप्ट स्टिमुलाई एंड गिव रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलाई। तो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ दिस अर्थ। बट आप समझ सकते हैं कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है सिर्फ ह्यूमन में, ओनली ह्यूमन में होती है ना। ओनली ह्यूमन बीइंग शो कर सकता है कि सेल्फ अवेयर की जो प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ अवेयर का जो कैरेक्टर होता है, ओनली एंड ओनली ह्यूमन रखता है। क्लियर है? तो यहाँ कॉन्शियसनेस तो डिफाइनिंग हो जाएगा, लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो ऑल लाइफ फॉर्म के लिए डिफाइनिंग नहीं हो सकता, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वही होती है जो 100% ऑल लाइफ फॉर्म्स में विदाउट एन एक्सेप्शन प्रेजेंट हो। जैसे अपन बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस ह्यूमन में भी है, आप समझ सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, है ना, विदाउट एनी एक्सेप्शन। बात समझ रहे हैं? तो इसके अकॉर्डिंग देखो, आप क्वेश्चन का जो आंसर होगा डिफाइनिंग डिफाइनिंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नॉन डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग, फिर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बट नॉन डिफाइनिंग डिफाइनिंग, फिर रॉन्ग हो जाएगा। बट कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉन डिफाइनिंग, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर विल बी 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्लियर? भाई सही बात है। इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, इसका मतलब ये डिफाइनिंग है। और जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ ह्यूमन शो करता है, बाकी के ऑर्गेनिज्म शो नहीं करते, इसका मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से इनकरेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, और 100% ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स अपने लिए हैं, लिविंग वर्ड से रिलेटेड हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी निर्जीव उपापचय को नहीं दर्शाता है। बिल्कुल, ये आप समझ सकते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट करेक्ट है ना भाई, कोई भी नॉन लिविंग हो मेटाबॉलिज्म शो ही नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वायरस भी आउटसाइड ऑफ सेल इनर्ट पार्टिकल्स है, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स हैं, और दे कैन नॉट एग्जिबिट, दे कैन नॉट हैव आउन मेटाबॉलिज्म, उनमें खुद का अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। क्लियर? तो कोई भी निर्जीव तो उपापचय शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेटाबॉलिज्म 100% कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस। फिर आप देखिएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर इन विट्रो। ये भी करेक्ट है कि आप आउटसाइड लिविंग बॉडी, अपन एक सेल भी अपने आप में लिविंग है, तो एक सेल को अपन बॉडी से आइसोलेट करके और उसका इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में अपन उसका डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट है। मेटाबॉलिज्म इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो ये रॉन्ग हो गए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सभी लाइफ फॉर्म के लिए जो मेटाबॉलिज्म होता हो 100% डिफाइनिंग फीचर होता है, काफी जरूरी होता है लिविंग सेल के लिए। बिना मेटाबॉलिज्म के लिविंग सेल एग्जिस्ट नहीं कर पाती, तो वो डिफाइनिंग है। बिल्कुल, है ना, आप समझ सकते हैं। फिर आप देखिएगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन सेल फ्री सिस्टम।
तो यहाँ कोशिका मुक्त तंत्र आएगा, रहित की जगह मुक्त तंत्र आएगा। यानी आप जानते हो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन सेल फ्री सिस्टम। बिल्कुल सही है कि अगर अपनी बॉडी से अपन एक लिविंग सेल को आइसोलेट करके लेबोरेटरी में रखें तो आप समझ सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म शो करेगी, क्योंकि सेल ही अपने बॉडी की वो स्मॉल से स्मॉल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस शो करती है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल हैव इट्स सेल्फ या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कोशिका से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखे। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि भी सेल फ्री सिस्टम, यानी अगर अपन एक सेल को आइसोलेटेड करके उसका लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में अपन स्टडी करें तो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अपन डेमोन्स्ट्रेटेड कर सकते हैं। क्लियर? तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। भाई बिल्कुल आप इसमें अपन सही डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को आप टेस्ट ट्यूब में करवा सकते हो, ठीक है, वो सेल फ्री सिस्टम में हो सकती है। यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा वो थर्ड स्टेटमेंट जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और पूछा भी आपको रॉन्ग है कि मेटाबॉलिज्म इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर। नहीं भाई, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो यहाँ पे तीन कैरेक्टर है वो डिफाइनिंग होते हैं, नहीं कि नॉन डिफाइनिंग है। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, फॉर बैक्टीरिया वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ टर्म लाइक। जीवाणु के लिए हम किन पदों के उपयोग के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको दे रखा है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, सेकंड आपको दे रखा है कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो करता है और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं तो बैक्टीरिया को भी यूनिसेलुलर ही कंसिडर किया जाता है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दो जो कैरेक्टर है वो इंक्लूसिव कैरेक्टर है, एक्सक्लूसिव नहीं है। बिल्कुल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। जब वो डिवीजन करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तब उस टाइम ग्रोथ भी हो जाता है और रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। यानी अपन कहें कि भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स, मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव। इट मीन जैसे कि एक सिंगल बैक्टीरिया सेल है, एक सिंपल बैक्टीरियम सेल है, जब वो बाइनरी फिजन शो करेगा, बाइनरी फिजन के ड्यूरिंग आप जानते हैं कि सेल डिवीजन भी हो गया तो 2 सेल्स फॉर्म हो गई, तो वहां ग्रोथ होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट इन सेल नंबर वाया डिवीजन कंसिडर्ड ग्रोथ होगी, और साथ में वहां रिप्रोडक्शन भी हो गया। क्लियर? तो वहां यूनिसेलुलर के अंदर क्या है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का क्लियर सेपरेशन नहीं है, वहां पर वो म्यूचुअली इंक्लूसिव हो, दोनों एक ही बात है, सिनोनिम है, पर्यायवाची एक दूसरे के। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा थर्ड, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम एंड इट रिजल्ट इज एमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सपोर्ट ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सजीव स्वनियमित अंतःक्रियाशील तंत्र है, इसके परिणाम स्वरूप संगठन के उच्च स्तरों पर आकस्मिक गुण होते हैं, इसके समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिएगा कि देखो ये जो लाइफ फॉर्म्स है यानी लिविंग फिनोमेना, जो भी सजीव से रिलेटेड घटनाएं हैं, आप समझ सकते हो कि किसका रिजल्ट है सर, इंटरेक्शन ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। एनसेट ने बहुत प्यारी लाइन लिख रखी है, ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। इनका मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मान लो टिश्यू है तो टिश्यू का फॉर्मेशन बहुत सारी सेल से होता है, तो टिश्यू का कैरेक्टर जो है वो नहीं होगा जो सेल का कैरेक्टर है, बल्कि सेल्स के बीच जब इंटरेक्शन होगी और तब जो कैरेक्टर जनरेट होगा वो टिश्यू का कैरेक्टर यहाँ पर होगा। बिल्कुल सर ने सही कहा। यानी मैं आपको चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेल बायोमोलिक्यूल से बनी है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड तो जो भी उसका मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें इंटरेक्शंस होगी, उससे सेल की प्रॉपर्टी आती है, लिविंग जो प्रोटोप्लाज्म आता है, मेम्ब्रेन उसको कवर करते हुए लिविंग नेचर आती है। फिर जैसे सेल्स ऑर्गेनाइज होती है, टिश्यू फॉर्म करती है, तो सेल्स के मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट में इंटरेक्शन के थ्रू कुछ न्यू प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। अब जिन सेल्स ने मिलकर टिश्यू को फॉर्म किया है, उस टिश्यू के अंदर जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेल से 100% मैच नहीं होगी, क्योंकि ड्यू टू इंटरेक्शन कुछ न्यू प्रॉपर्टी डेवलप हो गई वहां पे। बात को समझे? ऐसे ही फिर टिश्यू से अपन हाई पे जाए, ऑर्गन्स पे जाए। क्लियर? आप समझे? तो जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके इंटरेक्शन से आप समझ रहे हैं, या टिश्यू के इंटरेक्शन से आप ऑर्गन में न्यू प्रॉपर्टी डेवलप हुई।
ऐसे अगर अपन हायरार्की के लेवल पे अपन इंक्रीज होते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ अपन देख लेते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूट सेल नहीं हो सकता, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूट सेल ने मिलकर टिश्यू को फॉर्म किया है तो उनके मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूट में जो इंटरेक्शन हुई है उससे नई प्रॉपर्टी डेवलप हुई है, वो टिश्यू का कैरेक्टर है। हाँ, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। देन देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज अराइज फ्रॉम देयर मोलिकुलर कंपाउंड, ये आप समझ सकते हैं कि करेक्ट है। कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर ह्यूमन की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो जब उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई तो आप जानते हैं कि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है कॉन्शियसनेस। क्लियर, जो उसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और वो ये कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक सिंगल सेल में, एक अपने आप में जो सेल अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस रखती है, एक अकेली कोशिका में भी एक्सटर्नल जिस एनवायरनमेंट में हो, आप जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 100% इसेंशियल स्ट्रक्चर होती है सेल की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंशिएट लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ड और इंटरेक्ट भी करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड लिविंग वर्ड है और आउटसाइड क्या है, नॉन लिविंग वर्ड है। अब उसके एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होंगे उसको एक सेल स्टिमुलाई को एक्सेप्ट करेगी और रेस्पॉन्स देगी। ये एक अकेले सेल में भी कैपेसिटी होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा। क्लियर। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। Which of the following are included as defining feature of living? निम्न में से किसे जीवों के परिभाषित लक्षण के रूप में सम्मिलित किया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है डिफाइनिंग फीचर के बारे में। तो डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। या मैं यूं कहूं कि डिफाइनिंग फीचर वो है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता। तो देखो बच्चों, ग्रोथ यहाँ पर जो है, ग्रोथ एक ऐसा कैरेक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शो करते हैं और नॉन लिविंग भी शो करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर ये बॉडी सरफेस है, तो बच्चों न्यू सेल जो है वो इस सरफेस के अंदर ही ऐड हो रही है, अंदर ही जुड़ रही है। तो अगर नया सबस्टांस जो है वो नया सबस्टांस बॉडी सरफेस के अंदर जुड़ जाए उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। नॉन लिविंग के अंदर क्या होता है कि नया सबस्टांस जो होता है वो बॉडी सरफेस के बाहर आता है। जैसे मान लो रेत का टीला है तो नया पार्टिकल जो है वो उस रेत के टीले के ऊपर की तरफ ऐड होता है, वो एक्सटेंसिव ग्रोथ है। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होती है और जो नॉन लिविंग है उनके अंदर भी ग्रोथ होती है। इसका मतलब ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करते, जैसे कि म्यूल खच्चर जो होता है वो नहीं करता। वर्कर हनी बी जो श्रमिक मधुमक्खी है वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करती। इसका मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म, ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। इनका मतलब ये दोनों यहाँ पर जो है वो क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। क्यों सर? फिर इसके बाद में मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। रिप्रोडक्शन सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता तो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। कॉन्शियसनेस जो है ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो बच्चों कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म ये दोनों यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो निम्न में से किसे जीवों के परिभाषित लक्षण के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए इसके ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिएगा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग के लिए। क्लियर, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर आप देखिए कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म, तो ये 100% दोनों ही कैरेक्टर डिफाइनिंग है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद अपन आगे भी देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। तो इसमें मेटाबॉलिज्म तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं है। क्लियर, और रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं है, कॉन्शियसनेस तो है। तो यहाँ आप जानते हैं कि भी जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, सेकंड है। लेकिन देखिएगा कि ये अकॉर्डिंग एनसीईआरटी और 100% अपने जो लिविंग वर्ड से आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं, तो यहाँ अपन 100% एक बार पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर देते हैं। बात समझ रहे हैं, ताकि कितने भी क्वेश्चंस आ गए हैं आप 100 में कंसेप्ट लगा सको। देखो बेटा, आप अपने सराउंडिंग दो टाइप के ऑब्जेक्ट देखते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो आप समझ सकते हैं कि भी लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे डिफ्रेंशिएट करें। आप समझ रहे हैं भाई, आप अपने आसपास दो ही तरह की चीजें देखते हैं,
प्लांट एनिमल जो लिविंग है, या स्टोन या जो भी रॉक ये है क्या है, नॉन लिविंग है। अब आप लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंशिएट करें, क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि लिविंग बीइंग में कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर होते हैं। तो वो क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ग्रोथ, क्लियर? अब आप समझ सकते हैं बेटा कि अर्थ के सभी लिविंग ग्रोथ शो करते हैं, तो फिर ग्रोथ को आपने डिफाइनिंग क्यों नहीं माना? तो एक एक में मैं काम करता हूं, देखो कि ग्रोथ, क्लियर, ग्रोथ ट्विन कैरेक्टर है, ग्रोथ के द्वियुग्मी लक्षण है, ट्विन कैरेक्टर, क्लियर? फर्स्ट आपका है इंक्रीमेंट इन सेल नंबर, इंक्रीमेंट इन सेल नंबर, कोशिका संख्या में बढ़ोतरी, क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि कोशिका संख्या में बढ़ोतरी को ग्रोथ कंसिडर किया जाता है, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्रीमेंट इन सेल नंबर वाया डिवीजन, डिवीजन के थ्रू सेल की संख्या बढ़ती है। अब ये तो कैरेक्टर ओनली लिविंग शो करेगा, लेकिन एक ग्रोथ का एक कैरेक्टर और है ना, इंक्रीमेंट इन बायोमास, इंक्रीमेंट इन बायोमास। बात को समझ रहे हैं? बायोमास या वेट में जो इंक्रीमेंट होता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये दो फॉर्म में हो सकता है। अगर कोई लिविंग सेल है तो एक तो सेल में इनसाइड से, जैसे डिवीजन से पहले सेल एनलार्ज होती है तो इनर साइड से होती है, अंदर की ओर से, तो वो ग्रोथ तो आपकी होती है इंट्रिंजिक। कौन सी ग्रोथ होती है? इंट्रिंजिक ग्रोथ। इंट्रिंजिक ग्रोथ आप समझ सकते हैं कि इरिवर्सिबल होती है, और यानी अनुत्क्रमणीय होती है, और इंट्रिंजिक ग्रोथ तो ओनली लिविंग शो कर सकते हैं। इंट्रिंजिक ग्रोथ तो लिविंग की प्रॉपर्टी है ओनली, ये डिफाइनिंग हो सकती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जैसे आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसेंशियल है। जो भी लिविंग सेल चाहे प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट, प्लांट एनिमल कुछ भी हो, इसेंशियल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड आपका लिविंग एनवायरनमेंट है, आउटसाइड नॉन लिविंग है, सेल वॉल भी नॉन लिविंग है। तो आउटसाइड एक्यूमुलेशन, मटेरियल का जो जमा होता है, एक्यूमुलेशन होता है बाहर की तरफ, वो आपका क्या हो गया? एक्सट्रिंजिक ग्रोथ होगी। वो क्या ग्रोथ होगी आपकी? एक्सट्रिंजिक। और ये जो एक्सट्रिंजिक ग्रोथ है ये आप समझ सकते हैं क्या है? रिवर्सिबल होती है। बिल्कुल सही कहा, रिवर्सिबल होती है, सही। और ऐसे अपन जानते हैं कि जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे रेत के टीले मान लो या कोई भी सरफेस मान लो, उसके ऊपर आउटर साइड एक्यूमुलेशन, पदार्थों का जमा होता है। तो अगर आप इस एक्यूमुलेशन को, इस इंट्रिंजिक पैटर्न को भी आप ग्रोथ कंसिडर करें तो फिर नॉन लिविंग भी शो कर सकते हैं। इसलिए ग्रोथ आप समझ सकते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इसी प्रकार देखो सेकंड कैरेक्टर आप लेते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात करें अपन तो रिप्रोडक्शन, हाँ, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग तो शो कभी नहीं करेंगे, लिविंग ही शो करेंगे रिप्रोडक्शन। लेकिन लिविंग में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म स्टेराइल या इनफर्टाइल होते हैं जो रिप्रोड्यूस करने में, न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट करने में कैपेबल नहीं होते हैं, जैसे म्यूल होता है, वर्कर हनी भी है। बिल्कुल करेक्ट था। तो इसका एक्सेप्शन आ गया, तो ये एक्सेप्शनली डिफाइनिंग करेंगे, एक्सेप्शन आ गए, क्लियर। उसके बाद आप जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म जब आया तो ये तो लिविंग का एग्जिस्टेंस है, और फर्स्ट प्रोकैरियोट सेल अर्थ पे आई एग्जिस्टेंस में, तो उसमें मेटाबॉलिज्म था अपना। वायरस में मेटाबॉलिज्म नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वो लिविंग नहीं है। बात को समझ रहे हैं? तो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो आप जानते हैं कि बिना किसी अपवाद के अर्थ की सारी लाइफ फॉर्म्स के लिए मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसके साथ ही कॉन्शियसनेस अपने पहले डिस्कस किया था, कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन जो ऑप्शन आपके सेट हो रहे हैं तो आंसर विल बी सेकंड। बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर। तो अब आप नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीवों के लक्षणों के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज इन एनिमल्स। बच्चों, एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ जो होती है वो एक पर्टिकुलर एज तक होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ। प्लांट जो है उनके अंदर होने वाली ग्रोथ लाइफ टाइम तक होती है। तो यहाँ पर जो एनिमल्स है, इन एनिमल्स के अंदर ग्रोथ जो है वो अप टू ए सर्टेन एज, एक निश्चित आयु तक होती है। क्यों सर? बिल्कुल यहाँ पर सही है, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपका। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल, जैसे मान लो बच्चों हमारा शरीर है वो कोशिका से बनता है, सेल से बनता है, तो हमारी सेल के अंदर 1000 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती है, और हमारी सेल में होने वाली ये जो सारी केमिकल रिएक्शंस हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। सर ने सही कहा कि सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, यानी इनसाइड सेल जितने भी कैटाबोलिक और एनाबोलिक जितने भी रिएक्शन, जो मैक्रोमोलिक्यूल का जो ब्रेक डाउन है कैटाबोलिक, और सिंथेसाइज है वो एनाबोलिज्म। जो टोटल केमिकल रिएक्शंस बॉडी में या अपनी ईच और एवरी सेल में
thousands of chemical reaction होती हैं, the sum total of all chemical reaction known as metabolism. तो बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है. All non-living object are capable in reproduction. सभी निर्जीव प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है वो कैरेक्टर आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता. रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. बिल्कुल क्लियर. In unicelled organism, we are not clear about the uses of terms like growth and reproduction. बिल्कुल सही बात है. जैसे बच्चों ये यहाँ पर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें जब ग्रोथ होती है तो एक ऑर्गेनिज्म से बन जाते हैं दो ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म से बन जाते हैं यहाँ पे चार ऑर्गेनिज्म. तो देखो बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो ग्रोथ भी हो रही है, और देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जीवों की संख्या भी बढ़ रही है. इसका मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हुआ है और यहाँ पे ग्रोथ भी हुई है. इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें आप ग्रोथ को रिप्रोडक्शन को अलग अलग नहीं कर सकते, वो इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है. क्यों सर? बिल्कुल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी पहले अपन बता चुके हैं. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम, बोथ आर पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स है. यूनिसेलुलर. तो वहां क्या है कि जैसे सेल में डिवीजन होता है तो सेल का नंबर यानी ग्रोथ भी होती है और साथ में रिप्रोडक्शन भी हो गया, तो वहां सिनोनिम है, इंक्लूसिव है. तो बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही है. तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? थर्ड आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा. अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. परिवेश के प्रति जागरूकता और बाह्य उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया. अपने बिल्कुल क्रम में देखो, हमने एनसीईआरटी के सीक्वेंस में क्वेश्चंस को रखा है ताकि सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाए. मैं आप सारे कैरेक्टर आपको अपन बता रहे हैं और आप चैप्टर फर्स्ट को इन क्वेश्चन से एक एक लाइन एनसीईआरटी आप क्लियर कर सकते हैं. तो ध्यान दीजिएगा कि सोन बाय मोस्ट एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स यूकेट ओनली. ऐसा नहीं है भाई, अपन ने बता दिया था ना, कॉन्शियसनेस इस अर्थ पे ऑल लाइफ फॉर्म सो कॉन्शियसनेस दे आर अवेयर टू देयर सराउंडिंग. अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर होते हैं. वो जो भी चेंजेस होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, परिवर्तनों को पहचानते हैं. एक्सटर्नल स्टिमुलाई बाह्य जो उद्दीपन है, मे बी फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, जो भी भौतिक, रासायनिक, जैविक है, उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनके प्रति क्या करते हैं? रेस्पॉन्स करते हैं. दैट इज कॉन्शियसनेस. वो चेतना होती है और इट इज द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म. सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि शोन बाय मोस्ट एडवांस, तो मोस्ट एडवांस नहीं, सारी शो करते हैं. वो तो चाहे प्रोकैट हो, चाहे एक सिंगल सेल हो, जो भी लाइफ फॉर्म होगी वो सब शो करेंगे. बिल्कुल समय का. तो ये आपका रॉन्ग हो गया. होम्योस्टेसिस, ये तो ओनली आप जानते हैं कि मैमल्स का कैरेक्टर होम्योस्टेसिस, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट, अपने बॉडी के आंतरिक पर्यावरण को, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट करना. ये आपका जानते हो कि थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन की कैपेसिटी हो तो वो होम्योस्टेसिस होता है. तो ये भी आपका नहीं होगा. सोन बाय हायर प्लांट एंड एनिमल ओनली. गलत बात. हायर प्लांट और एनिमल ही थोड़ी शो करेंगे, सभी शो करेंगे, सारे ऑर्गेनिज्म शो. और लाइफ फॉर्म है ना. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इट शो बाय ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ दिस अर्थ. तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा भाई. जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं. इसका मतलब ये क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. बिल्कुल सही. तो बिल्कुल सीक्वेंस में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं. तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Higher the taxonomic category is the number of organisms and number of common features. उच्च वर्गीय की श्रेणी में जीवों की संख्या है तथा समान लक्षण की संख्या है. जैसे मान लो बच्चों, आप अगर स्पीसीज से जाते हो किंगडम की तरफ, अगर आप ऊपर वाली कैटेगरी की तरफ जा रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स के नंबर है, जो बच्चों जीवों की संख्या है, वो जीवों की संख्या आप कह सकते हो बढ़ती है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर जो कॉमन कैरेक्टर है, यहाँ पर जो समान लक्षण है, उनकी संख्या ऊपर की तरफ जाने पर कम हो जाती है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पर समान लक्षण जो है वो तो कम हो जाते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो बढ़ जाते हैं. किंगडम में ज्यादा इंडिविजुअल्स आते हैं, स्पीसीज में कम इंडिविजुअल्स आते हैं. क्यों सर? बिल्कुल सही कहा इन्होंने. भाई आप समझ सकते हैं कि जैसे आप लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से, यानी स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से जैसे आप लार्जेस्ट पे जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो कॉमन कैरेक्टर या सिमिलर कैरेक्टर तो क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं. लेकिन जो इंक्लूजन है भाई, एक स्पीसीज में जितने मेंबर हैं, आप जानते हैं कि रिलेटेड स्पीसीज जेनेरा में आती है, फिर कई जेनेरा एक फैमिली में आते हैं, फैमिलीज ऑर्डर में इंक्लूड होती हैं. ऐसे होते होते जैसे अर्थ के सारे प्लांट किंगडम प्लांटी में आ जाते हैं. सारे एनिमल, चाहे कोडेड हो चाहे नॉन कोडेड, किस में इंक्लूड हो जाते हैं? किंगडम एनिमलिया में इंक्लूड हो जाते हैं. भाई जैसे मान लो स्पीसीज है, तो स्पीसीज में आने वाले सारे मेंबर में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है, और किंगडम जो है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें कॉमन कैरेक्टर कम हो गए. क्योंकि साहब जो किंगडम है उसमें तो मोनेरा भी हो सकता है, प्रोटिस्टा भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्लांटी भी हो सकता है, एनिमलिया भी हो सकता है. तो कॉमन कैरेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ जाने पर
कम हो जाते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो ऊपर की तरफ जाने पर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो प्लांट किंगडम है तो उसमें सारे के सारे प्लांट्स आ गए, थेलोफाइटा, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो सब यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड आंसर, मेरे ख्याल से यहाँ पर सही भाई है। यहाँ पे मोर आता तो आप जानते हैं कि हायर, वही संख्या तो बढ़ेगी लेकिन कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे, कम होगी, तो लेस हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की गिवन बिलो ऑर्गेनिज्म आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउ मेनी फैमिलीज। तो देखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं। तो देखो कि वीट, आप जानते हैं वीट मोनोकोट है, और आप समझ सकते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ये पोएसी फैमिली से हैं, ग्रेमिनी पोएसी फैमिली से हैं। यहाँ पोटैटो और ब्रिंजल दोनों सोलेनेसी फैमिली से हैं। क्लियर सर, आप समझ रहे हैं। और मैंगो आपको इंसेक्ट दे रखा है, एनार्कडेसी फैमिली है, एनार्कडेसी फैमिली से है। तो देखिए यहाँ एक ये हो गया, और आप जानते हैं कि एक ये हो गया, और फिर ये। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। जी, बात को समझे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज आर सिमिलर टू क्लासिकल टैक्सोनॉमिक इन डीलिंग विद विच वन। आधुनिक वर्गीकी परंपरागत वर्गीकी के किस एक के साथ व्यवहार में समान है। देखो बच्चों, चाहे तो यहाँ पे मॉडर्न टैक्सोनॉमी हो चाहे क्लासिकल टैक्सोनॉमी हो, यहाँ पर जो सिमिलर कैरेक्टर आते हैं वो आते हैं मॉर्फोलॉजिकल। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं वो क्लासिकल टैक्सोनॉमी के अंदर भी आते हैं, और जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो बाहरी कैरेक्टर है, जो आउटर कैरेक्टर्स है, वो जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसके अंदर भी आते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी एंड जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है, इनके अंदर ये जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है वो दोनों में काउंट होते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या है, 4। तो देखो इसका भी बात कर लेता हूँ आपको। देखिए क्लासिकल टैक्सोनॉमी ओल्ड टैक्सोनॉमी थी, तो जब अर्थ के ऊपर इनिशियल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो उस समय पर जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था लीनियस का, तो ओनली 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बेसिस दिया गया। क्लियर। उसके बाद आप समझ सकते हो जैसे ही न्यू सिस्टमेटिक, बायोसिस्टमेटिक या मॉडर्न टैक्सोनॉमी आई तो वहां मॉर्फोलॉजिकल आकार के लक्षण, साथ साथ में एनाटॉमिकल इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी आंतरिक शारीरिक लक्षण, और साथ साथ में सेल या बायोकेमिस्ट्री सभी को ध्यान में रखा। मतलब बाद जो में बेसिस है वो बेसिस बढ़ते गए। हाँ, बाद में इवोल्यूशन भी आ गया। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में जो फाइलोजेनी है, जातिवर्तीयता रिलेशनशिप है, जातिवर्तीयता संबंध है, उनको भी इंक्लूड किया गया। बात को समझ रहे हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि भी जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है उसमें तो ओनली मॉर्फोलॉजिकल थे, और मॉडर्न टैक्सोनॉमी उसमें मॉर्फोलॉजिकल तो थे लेकिन और सारे कैरेक्टर भी बेसिस किया गया ताकि रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में सम्मिलित हो। बात को समझे। तो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भाई। देखो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन ये तो क्लासिकल में लिए नहीं गए थे, कहाँ लिए गए थे, मॉडर्न में गए थे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर, ये इंटरनल फीचर जो है वो मॉडर्न में लिए गए थे, एक्सटर्नल सिर्फ क्लासिकल में। और डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस ये भी मॉडर्न मॉडर्न में में। जब न्यू सिस्टमेटिक था, आप समझ रहे हैं, तो उसमें रिलेट हुए थे। क्लियर। क्लासिकल यानी ट्रेडिशनल, जो ओल्ड टैक्सोनॉमी है उस परंपरागत था उसमें इंक्लूड नहीं था। कहने का मतलब सर का ये है कि जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर थे, और मॉडर्न वाले में मॉर्फोलॉजी के साथ साथ में साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, फाइलोजेनी ये सब काउंट कर दी जाती है मॉडर्न के अंदर। तो आंसर आपका क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बायनोमियल एपिथेट फॉर मैंगो। निम्न में से कौन सा आम के लिए सही द्विनाम विशेष्य है। तो बायोनोमियल एपिथेट में देखो बेटा, आप समझ सकते हैं कि जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जब आप बायोलॉजिकल नेम प्रोवाइड करते हैं, साइंटिफिक नेम, तो उसमें फर्स्ट जेनेरिक नेम होता है और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट होता है। क्लियर। और साथ में आप जानते हैं कि फिर जो साइंटिस्ट जिसने इस नेम, ऑथर या साइंटिस्ट जिसने इस नेम को प्रोवाइड किया, उसको अपन एब्रिवेटेड फॉर्म में अपन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैंजीफेरा इंडिका, लेकिन इससे ज्यादा करेक्ट आपका होगा मैंजीफेरा इंडिका लिन, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट का नाम भी आ गया। साइंटिस्ट का नाम एब्रिवेटेड फॉर्म में है, और बायोनोमियल एपिथेट उसी को अपन बोलते हैं। यस। फिर आप कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका लिन और मैंजीफेरा इंडिका, लेकिन इसमें आप देखिए डॉट लगता है, एब्रिवेटेड फॉर्म वही मानी जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सेकंड। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 लो देखिए, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जीनस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन की बात कर लेते हैं भी जीनस होता क्या है। तो आप जानते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, स्पीसीज से नेक्स्ट हायर जो कैटेगरी वो जीनस है, तो स्पीसीज के कंपैरिजन में उसमें लेस सिमिलर कैरेक्टर होंगे। अब आप समझते हैं कि जीनस होता क्या है।
तो आप समझते हैं कि इट इज ए ग्रुप ऑफ, कोरिलेटेड स्पीसीज। बिल्कुल, इट इज ए ग्रुप ऑफ कोरिलेटेड स्पीसीज। भाई जो आपस में रिलेटेड स्पीसीज है उनका जो ग्रुप है आप कह सकते हो वो जीनस है। यानी अंतर संबंधित जातियों का समूह, आप समझ सकते हैं बेटा क्या है, जीनस है, जिनका कोई कॉमन एंसेस्टर, उनका दोनों का एक मतलब उन रिलेटेड स्पीसीज का कोई एक पूर्वज है, उस एक पूर्वज से ही वो अलग अलग स्पीसीज फॉर्म हुई हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के थ्रू। सही। अब अपन ऑप्शंस पे आते हैं, तो देखिए एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, बिल्कुल नहीं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप थोड़ी है, पूरे स्पीसीज का ग्रुप, रिलेटेड स्पीसीज का एक ग्रुप है, ऑपरेशन का आप समझ सकते हैं, तो ये नहीं होगा। फिर हैज वन और मोर देन वन स्पीसीज रिप्रेजेंटिंग मोनोटाइपिक और पॉलीटाइपिक स्पीसीज कंडीशन, तो गलत हो गए। हाँ, जीनस में एक स्पीसीज भी हो सकती है जैसे होमो, तो मोनोटाइपिक जीनस है, और पॉलीटाइपिक जीनस का मीन होता है कि जीनस जो एक से ज्यादा स्पीसीज को रखता है। क्लियर, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। फिर देखिएगा हैज मोर कैरेक्टर इज कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, बिल्कुल सही है कि एक जीनस में आप जानते हैं कि कोरिलेटेड स्पीसीज आती है, जिनका अपन ने अभी बताया कि कोई एक कॉमन एंसेस्टर है, यानी एक समान पूर्वज है। क्लियर, तो अदर जेनेरा के अंदर दूसरे जेनेरा में जो रिलेटेड स्पीसीज के कंपैरिजन में उसमें ज्यादा सिमिलरिटीज होगी। आप समझ रहे हैं, जैसे कि पैंथरा एक जीनस है, तो पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस। अब इनमें आपस में जितनी समानता है उतना, जैसे सोलेनम एक प्लांट का जीनस है, उसमें जो स्पीसीज है उससे ज्यादा सिमिलरिटीज वो शो करेंगे। तो 100% आपका जो थर्ड आंसर है वो करेक्ट है। फिर आप फोर्थ देख लीजिए, एग्रीगेट ऑफ रिलेटेड एंड अनरिलेटेड स्पीसीज, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, जीनस में जो स्पीसीज है वो रिलेटेड ही होती है, रिलेटेड आएगी, अनरिलेटेड कहां से होगी, बिल्कुल, है ना। तो आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पर, आंसर विल बी थर्ड। क्लियर, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। सोलेनम, पेटोनिया एंड दथुरा आर द प्लेस्ड इन नेक्स्ट हायर कैटेगरी। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि सोलेनम, पेटोनिया और दथुरा ये जीनस है और रिलेटेड जीनस है, तो को रिलेटेड जीनस नेक्स्ट कैटेगरी किसमें आएंगे, फैमिली में। तो फैमिली बेसिस ऑन द कैरेक्टर, और फैमिली में अपन किन किन कैरेक्टर को बेसिस करते हैं, वेजिटेटिव भी और रिप्रोडक्टिव भी, दोनों ही कैरेक्टर को अपन बेसिस करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, फैमिली, रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव, 100% करेक्ट आंसर है। थर्ड जीनस ये नहीं होगा, और फोर्थ फैमिली तो हो गया, लेकिन वेजिटेटिव ओनली, ये गलत हो गया, क्योंकि मेनली तो अपन फ्लावरिंग कैरेक्टर को वहां पे इंपॉर्टेंस देते हैं, मेनली वहां पे फ्लावरिंग कैरेक्टर आता है, जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है उसको तो मेन हम बेसिस मानते हैं। बिल्कुल, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड, तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन आप देखिए, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। द्विनामकरण पद्धति के लिए गलत कथन का अपन को चुनाव करना है, बात को समझ रहे हैं। तो देखिएगा कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड राइटन इन इटैलिक्स, बिल्कुल करेक्ट है कि वो उनकी ओरिजिन लैटिन से हुई है, लैटिन लैंग्वेज से, और उनको अपन प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में, जब टाइपिंग करते हैं तो इटैलिक फॉर्म में करते हैं, बिल्कुल तिरछे छपे होते हैं, प्रिंटेड इन इटैलिक्स। तो ये आपका करेक्ट है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। यस, अब आप ध्यान, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर क्या होता है, बिल्कुल कैपिटल होता है, और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। क्लियर, तो करेक्ट है। Both the word genus and species in biological name when hand written separately underlined, अगर अपन उनको हाथ से लिखेंगे, हस्तलिखित होंगे, हैंड रिटन होंगे, जैसे अपन कहें कि मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा इंडिका में ये जेनेरिक नेम है और ये स्पेसिफिक एपिथेट है, तो अपन सेपरेटली उनको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। हैंड रिटन है तब तो अंडरलाइन कर देते हैं, अगर आप उनको टाइप कर रहे हो तो इटैलिक फॉर्म में टाइप कर देते हैं, तिरछे टाइप कर देते हैं उनको, मतलब बिल्कुल, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बट आपका फोर्थ ऑप्शन है, बोथ वर्ड आर सेपरेटली अंडरलाइंड टू इंडिकेट द इटैलिक ओरिजिन। ये इटैलिक ओरिजिन जो सर ने बताया, इटैलिक ओरिजिन नहीं होगी। भाई बताओ किस ओरिजिन को शो करेंगे, लैटिन को शो करेंगे, लैटिन ओरिजिन को शो करेंगे, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। तो बिल्कुल देखो, हमने बिल्कुल सीक्वेंस में से रखा है इन क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी लाइंस के, कि आप एक एक रूल आपको, जैसे अपने व्हाट इज लिविंग एंड लिविंग वर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन लिए, फिर अपने टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की बात की, जैसे अपने नोमेनक्लेचर के रूल्स की बात की, और ऐसे करते करते क्लासिफिकेशन, और फर्स्ट चैप्टर के बाद में आप जानते हैं कि फिर 5 किंगडम के अकॉर्डिंग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आप नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी कैटेगरी आर कॉमन फॉर ट्रिटिकम एंड मेंजीफेरा। भाई यहाँ पर ट्रिटिकम गेहूं और मेंजीफेरा के लिए कौन सी वर्गीकरण समान होगी, तो आप दिमाग लगा दीजिएगा कि जो ट्रिटिकम होता है मोनोकोट में आता है, वो मोनोकोट है,
बिल्कुल सही है। और जो मेंजिफेरा मेंजिफेरा है डाइकोट में वो आ गया। डाइकोट में, और एनसीईआरटी की जो टेबल में आपको दे भी रखा है कि मेंजिफेरा, जैसे इंडिका स्पीसीज मेंजिफेरा उसका आपको पता है जीनस दे रखा है, ऐसे उसके अंदर आगे से आगे आपको एनाग्नेसी फैमिली दे रखा है, सेपेनिडियल्स ऑर्डर आपको दे रखा है, और वो डाइकोट में ले जा रखा है। तो इसका मतलब जब इनका भाई यहाँ तक तो ये सेपरेट है, कहाँ तक सेपरेट है, मोनोकोटिलिडोन और डाइकोटिलिडोन क्या होती है क्लास, तो क्लास तक तो सेपरेट है, अलग अलग है। लेकिन क्लास से जैसे नेक्स्ट हायर कैटेगरी में जाएंगे डिवीजन, तो डिवीजन आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म, हाँ सही है, क्योंकि एंजियोस्पर्म ही आएंगे दोनों, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट डाइकोट जो है वो अलग अलग क्लास है, और दोनों क्लास जिस डिवीजन की है वो डिवीजन यहाँ पर सेम है, वो डिवीजन यहाँ पर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, और आप जानते हैं कि जो डिवीजन 5 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो सारे किसमें इंक्लूड होते हैं, किंगडम प्लांटी में। तो ये दो ही कैटेगरी पे आप जानते हैं सिमिलर होगा, डिवीजन और किंगडम। यस बेटा, डिवीजन किंगडम, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट। हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर, क्योंकि डिवीजन क्लास तो दोनों की अलग अलग हो गई, सही है। तो जब क्लास अलग होगी तो ऑर्डर भी अलग अलग है, क्लास भी अलग अलग है, फैमिली भी अलग अलग है। फैमिली भी अलग अलग है, ऑर्डर भी अलग अलग है, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। टैक्सोनॉमी कैटेगरी विद ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, संबंधित वंशों के एक समूह के साथ वर्गीय की श्रेणी है। ठीक है, देखते बच्चों यहाँ पर एनाकार्डियेसी, प्राइमेटा, पोएसी, डिप्टेरा, होमिनिडी, कैनिडी, सेपिडेंस, एनाकार्डियेसी। बच्चों यहाँ पे आपको ही पूछा गया है कि जो रिलेटेड जेनेरा है उनकी यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप, तो आप समझे कि रिलेटेड जेंडर किसको शो करता है, अभी अपने बताया फैमिली फैमिली को शो अब करता यहाँ है। पर दोनों फैमिली कौन सी है, तो फैमिली भाई एनाकार्डियेसी तो फैमिली है, लेकिन प्राइमेटा ऑर्डर है, ऑर्डर आ गया, तो ये नहीं हो सकता, समझे। फिर देखो पोएसी, पोएसी तो फैमिली है, लेकिन आप जानते हैं कि डिप्टेरा ऑर्डर है, ऑर्डर है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देखिए होमोनिडी और कैनेडी बोथ आर फैमिली, बोथ आर फैमिली, होमोनिडी और कैनेडी बोथ आर फैमिली, तो ये करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आप देखो सेपेनिडियल्स, ये आप जानते हैं कि ऑर्डर है, जबकि एनाकार्डियेसी क्या है, फैमिली। समझ रहे हो ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि संबंधित वंशों से एक वर्गीय की श्रेणी बनती है, रिलेटेड जेनेरा से तो क्या बनती है, फैमिली। तो भाई फैमिली फैमिली वाले ग्रुप को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना था, तो आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड आंसर हो गया, बिल्कुल सही है। अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। टैक्सोनॉमिक कीज आर जनरली एंड आर बेस्ड ऑन कैरेक्टर। बच्चों टैक्सोनॉमिक कीज जो होती है, आपको पता है टैक्सोनॉमिक कीज के अंदर दो स्टेटमेंट होते हैं, और दोनों स्टेटमेंट जो है वो एनालिटिक होती है, मतलब आप उन दोनों स्टेटमेंट से विश्लेषण कर सकते हो, और दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे के आप कह सकते हो अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के यहाँ पर क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, टैक्सोनॉमिक कीज आर जनरली एनालिटिकल एंड कॉन्ट्रास्टिंग। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो फोर गया। हो जाएगा। भाई देखो आप जानते हैं कि की एक टैक्सोनॉमिकल ऐड है, वर्गीय की सहायता साधन है, और की आप जानते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटी जो डिससिमिलरिटी यानी समानता और असमानताओं पर जब हम उनको क्लासिफाई करते हैं तो स्पेसिफिक रैंक पे अपन की यूज करते हैं, समझे, वो कैरेक्टर का पेयर। तो जो पेयर होता है उसको आप बोलते हो कॉपलेट, और प्रत्येक स्टेटमेंट को आप क्या कहते हो, लीड। और कीज आर एनालिटिकल इन ऑर्डर, विश्लेषणात्मक होती है, कॉन्ट्रास्टिंग एंड एनालिटिकल। तो आप समझते सीधा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अपन यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक ऐड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल फ्लोरा एज वेल एज फ्लोरा ऑफ डिस्टेंट एरिया। बात तो समझे, निम्न में से कौन सा वर्गीय की सहायता साधन स्थानीय वनस्पतियों के साथ साथ दूरस्थ क्षेत्रों की वनस्पति के संदर्भ में सूचना प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कहूँ कि जो बोटनिकल गार्डन होते हैं, तो बोटनिकल गार्डन में अपन लोकल वहाँ के फ्लोरा को तो लेते हैं, साथ में जो डिस्टेंट होता है यानी जगह जगह से अपन प्लांट को लाकर वहाँ लिविंग कंडीशन में ह्यूमन पे ग्रो पेयर में अपन उसको ग्रो करवाते हैं। बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये तो लिविंग की बात है, तो म्यूजियम नहीं हो सकता। फिर आप देखा हर्बेरियम, बोटनिकल गार्डन, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड। हर्बेरियम और बोटनिकल गार्डन, स्पेशली बोटनिकल गार्डन, और फिर वहां पर क्या बना लिए जाते हैं, हर्बेरियम भी बना लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर्बेरियम तो क्विक रेफरल सिस्टम, आपको तत्काल सूचना देने वाले वर्गीय की सहायता साधन होते हैं। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन 18 क्वेश्चन का जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ एशिया इज। देखो बच्चों, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है वो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि क्यू इंग्लैंड में है। लेकिन अगर आप एशिया की बात करो तो एशिया में सबसे बड़ा यहाँ पर जो बोटेनिकल गार्डन है वो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन,
जो कि कोलकाता में है। तो सबसे बड़ा एशिया का जो बॉटनिकल गार्डन है वो अपने इंडिया के अंदर ही है और कोलकाता के अंदर ही है। आंसर यहाँ पे हो गया सही। इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। बात को समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ आंसर आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिएगा। यहाँ पर आपको देखा बेटा कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन सर्टेन इजीली ऑब्जर्वेबल बट फंडामेंटल कैरेक्टर्स। क्लियर? भाई निश्चित आसान प्रेक्षणीय लेकिन मौलिक लक्षणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर आसान श्रेणी में जीवों की जो व्यवस्था है, तो आप समझ रहे हैं कि भाई वो आप जानते हो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। भी क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या है? सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड करना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड। और यहाँ देखिएगा बेटा कि जो टैक्सोनॉमी है उसमें तो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। एक आप जानते हैं कि एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी, तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन सारा इसमें रहता है ना। और आप समझ रहे हैं कि यहाँ आपको पूछा है कि भी अरेंजमेंट और इनटू कन्वेंट कैटेगरीज ग्रुपिंग करना। जैसे इंसेक्टा आप जानते हैं इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे आप ले लेते हो क्लास इंसेक्टा, तो वहाँ 3 पेयर जॉइंटेड लेग कि सारे कीटों के अंदर आप जानते हो 3 जोड़ी संदिग्ध टांगे, 3 पेयर जॉइंटेड लेग होती है इंसेक्ट्स के अंदर। तो वो कैरेक्टर्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म उसके अपने ग्रुपिंग कर दी, क्लास इंसेक्टा में उसको रख दिया। बात को समझ रहे हैं? ऐसे अपन पर्टिकुलर ले लेते हैं, तो आंसर आपका इसका क्या हो गया? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। तो ध्यान दी, विच ऑफ द फॉलोइंग serve as the mean for ascetic conservation of rare and endemic plant and animal species respectively। कि निम्न में से कौन से दुर्लभ और स्थानिक पौधे और पशु प्रजातियों के क्रमशः क्रम पूर्वक संरक्षण के साधन के अंदर आपके प्रयुक्त होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले प्लांट को दिया फिर एनिमल को। तो ध्यान दीजिए कि जो एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है या रेयर है, तो उनको ह्यूमन केयर में आप समझ सकते हैं कि उनको रखा जाता है। इकोलॉजी के अंदर भी आपका आएगा, लेकिन यहाँ आपको पता है कि आपको जो टैक्सोनॉमिकल एड में बोटेनिकल गार्डन और जो जूलॉजिकल गार्डन आपको पढ़ाया, बात को समझ रहे हैं? तो वहां आप जानते हैं उसका यूजेज, व्हाट इज द यूजेज ऑफ बोटेनिकल गार्डन, तो इज द साइट ऑफ एक्सेटिव कंजर्वेशन ऑफ। एक्सेटिव कंजर्वेशन का मतलब ये है कि किसी भी स्पीशीज को उसके लोकल आवास में नहीं, लोकल हैबिटेट में नहीं, बल्कि किसी दूसरी जगह पर अगर आप उसको कंजर्व कर रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सेटिव कंजर्वेशन। यस, ह्यूमन केयर के अंदर, मनुष्य की देखभाल। यहाँ का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। यहाँ प्लांट्स का या एनिमल्स का? क्लियर? तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। ऑर्डर इज द assemblage of families which exhibit a few similar character, choose the correct option such as assemblage। कि गण कुलों का संयोजन है जो कुछ समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं, ऐसे संयोजन के लिए सही विकल्प का आप चयन कीजिए। बात को समझ रहे हैं? भाई देखो, आप अच्छे से जानते हैं कि वही बात, जैसे जैसे अपन नेक्स्ट हायर कैटेगरी पे जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि स्पीशीज से जेनस पे जाते हैं, जीनस पे, तो सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होती है। और अपन ने कहा था कि कोरिलेटेड स्पीशीज रिप्रेजेंट जीनस, फिर कोरिलेटेड जीनस रिप्रेजेंट फैमिली, और कोरिलेटेड फैमिली आप समझ सकते हैं कि रिप्रेजेंट ऑर्डर। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दिया है कि ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज व्हिच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, चूज द करेक्ट ऑप्शन सच असेंबलेज। तो आप समझते हैं कि हाँ, कॉन्वोलेसी, पोएसी, तो पॉलीमोनियल्स यहाँ पर आपको ऑर्डर दिया है। फिर आप देखें कि फेलेडी, कैनेडी, और ऑर्डर क्या दिया है? कार्निवोरा। तो बिल्कुल करेक्ट है। फेलेडी और कैनेडी में कुछ कैरेक्टर सिमिलर है क्योंकि वो सेम ऑर्डर से रिलेटेड है, कार्निवोरा से। और यहाँ देखिए पोएसी, एनार्कडेसी, सेपनेडियल्स, यहाँ पर ये नहीं होगा कि पोएसी मोनोकोट है, ये डाइकोट है। और होमोनिडी और म्यूसिडी, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर प्राइमेट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये होमोनिडी ये प्राइमेट कोडेट है और ये म्यूसिडी तो क्या है? नॉन कोडेट है। क्लियर? तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि भी देखो, यहाँ अपने इस क्वेश्चन में समझा कि फेनेडी और कैनेडी जो फैमिली है, तो ये रिलेटेड फैमिली है जो एक जीनस, सॉरी एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है, कार्निवोरा को। बात को समझे? तो आंसर आपका क्या हो गया? सेकंड। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। ग्रेटर is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level at समान स्तर पर दूसरे वर्गकों के संबंध निर्धारित करने में कठिनाइयां जो है मैटर कब होती है बच्चों? देखो, इसने कहा है जैसे अगर आप स्पीसीज से जाते हो किंगडम की तरफ, तो स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पर जो कैटेगरी की साइज है वो कैटेगरी की साइज बढ़ जाती है।
जिस कारण से अगर आप दो स्पीसीज के बीच में रिलेशन की स्टडी करो तो वो इजी है, लेकिन दो अलग अलग किंगडम के बीच में अगर आप रिलेशन की स्टडी करोगे तो काफी मुश्किल हो जाएगी। मतलब जितनी कैटेगरी की साइज बढ़ती है ना, उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा उनके बीच में रिलेशन की स्टडी करना। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, हायर कैटेगरी जितनी होती है उतनी ही अपने को हार्डनेस फील होती है दोनों में रिलेशन शो करने के लिए। आप समझ रहे हैं कि जैसे हायर कैटेगरी पर मान लो कि अपन डिवीजन पे चले गया, वहाँ क्लास की बात करें या नेक्स्ट अपन बात करेंगे जैसे किंगडम की बात करें तो प्लांट और एनिमल। अब प्लांट और एनिमल तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए ना, बात को समझ रहे हैं। जबकि लोअर कैटेगरी पे उतना आपका मतलब इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है। तो आंसर का आप सर ने बताया 4। नेक्स्ट आप देखिए, जितनी कैटेगरी छोटी होती है उतना ही इजी होता है रिलेशन की स्टडी करने के लिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी प्रोसीडर टेक्निक आर डेवलप्ड टू स्टोर एंड प्रिजर्व द स्पेसिमेन फॉर फ्यूचर स्टडीज। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा कि वहाँ टैक्सोनॉमिकल ऐड में कुछ तो टैक्सोनॉमिकल ऐड ऐसे हैं जहाँ प्लांट या एनिमल को लिविंग कंडीशन में वहाँ पर रखा जाता है, प्रोटेक्शन दी जाती है फ्यूचर स्टडीज के लिए। बात को समझे, जैसे बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट को रखा जाता है, जूलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल्स की बात होती है। यस, लेकिन वहाँ पर अगर अपन बात करें कि प्रिजर्वेशन का मीन होता है कि डेड और उसको अपन स्पेशल केमिकल से प्रिजर्व करके लॉन्ग टाइम तक सेफ रख सकते फर्दर हैं। स्टेजेस के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। आप समझते हो वहाँ दे रखा है कि जो ये टैक्सोनॉमिकल ऐड है या फिर ये टैक्सोनॉमिक प्राइमरी सोर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिकल पर्पज, वहाँ पर आपको दे रखा है। वहाँ स्पेसिमेन को अपन कलेक्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि वहाँ देखिएगा कि हर्बेरियम, हाँ तो हर्बेरियम आप जानते हो कि प्लांट पार्ट को प्रिजर्व करते हैं, तो पहले प्रिजर्व करते हैं। और आप जानते हैं हर्बेरियम सीट अपने बनाई थी, तो प्लांट स्पेसिमेन को स्पेशली मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2 से प्रिजर्व करके अपन उसको ड्राई करके और उसको अपन उस पर फिक्स करते हैं। क्लियर। और म्यूजियम में आप जानते हो कि जो कंटेनर होते हैं, जार होते हैं, वहाँ फॉर्मेलिन में किसी भी स्टफ्ड एनिमल, किसी एनिमल को या लोअर प्लांट को जो डेड कंडीशन में डुबा के रखते हैं फॉर्मेलिन में, ताकि वो लंबे टाइम तक सेफ रहे। तो लॉन्ग टाइम पे आप लंबे टाइम तक सेफ रहेगा तभी हम फ्यूचर स्टडी कर पाएंगे। बिल्कुल। तो स्कूल और लेबोरेटरीज में जो स्कूल और जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वहाँ पर म्यूजियम आपको दिखाए भी जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हर्बेरियम और म्यूजियम हो जाएगा। अब यहाँ जू नहीं होगा क्योंकि वहाँ लिविंग एनिमल है। फ्लोरा वो तो प्लांट की लिस्ट है। बॉटनिकल गार्डन वहाँ लिविंग प्लांट होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और मैनुअल तो आप जानते हैं कि एक स्पेशल हैंडी बुक है, साइंटिफिक हैंडी बुक, जो एक स्पेसिफिक एरिया के सारे प्लांट और एनिमल का आपको एक बिल्कुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो वो तो मैनुअल तो आप जानते हैं कि वो है। तो यहाँ पर देखो कि प्रिजर्वेशन टेक्निक में हर्बेरियम और म्यूजियम दो ही है जिनका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक वो सेफ रह जाएंगे। बिल्कुल। तो आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट। हाँ तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, द टैक्सोनॉमिकल ऐड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो देखिएगा कि जो टैक्सोनॉमिकल ऐड में आपको एक टैक्सोनॉमिकल स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिकल ऐड शो कर रखा है की। तो आपको पता है कि की जो होती हैं, तो आप समझ रहे हैं कि टैक्सोनॉमिकल ऐड जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, यानी प्लांट और एनिमल को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर आप सेपरेट ग्रुप में रख सकें, वर्गीकृत कर सकें, क्लासिफाई कर सकें डिफरेंट ग्रुप में। तो उसके लिए आप जानते हैं कि टैक्सोनॉमिकल ऐड में एक स्पेसिफिक ऐड की है। और की आप जानते हैं उसमें फर्दर 2 स्टेटमेंट होते हैं जिनको आप कॉपुलेट कहते हैं। ईच स्टेटमेंट नॉन एज लीड और एनालिटिकल इन नेचर होती है वो। तो अब उससे रिलेटेड देखिए आप कि ऑल्सो सो एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, ये नहीं होगा। मेंटेन कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन नहीं होगा क्योंकि ये तो हर्बेरियम या म्यूजियम से रिलेटेड है। जनरली एनालिटिकल इन नेचर, तो ये की के लिए है। ये स्टेटमेंट किसके लिए? की के लिए। और ये लाइन आपको किसके लिए बता रखी है? की के लिए बता रखी है। यस। और एसोसिएटेड विद इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, स्वस्थानी संरक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ा हुआ है, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भी? थर्ड हो जाएगा। थर्ड आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, व्हीट एंड राइस इंक्लूडेड इन मोनोकॉट। आप जानते हैं कि व्हीट और राइस मोनोकॉट एक बीजपत्री अनाज ही तो है, सही। एंड ऑल मोनोकॉट्स आर इंक्लूडेड इन प्लांट्स। हियर व्हीट, मोनोकॉट्स एंड प्लांट रिप्रेजेंट। तो देखिए बेटा मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बता देता हूं, यहाँ पर बच्चों को हमेशा डाउट रहता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूं कि ये जो आप 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की स्टडी करते हो, 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जैसे आप समझ सकते हो कि स्मॉलेस्ट कैटेगरी आपकी क्या होती है? स्पीसीज, फिर उसके बाद में जीनस, जीनस, उसके बाद फैमिली,
फैमिली, ऑर्डर, क्लास, क्लास, डिवीजन, डिवीजन और फिर आपका क्या Kingdom. होता है? किंगडम। ये 7 ऑब्लिगेटरी है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने के लिए आपको इन 7 कैटेगरी का यूज तो करना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? Obligatory. अब देखो कि टैक्सोनॉमिक जो है हायरार्की में जो ईच और एवरी कैटेगरी और रैंक एक स्टेप इन ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो ये एक स्टेप को रिप्रेजेंट करती है, एक पद को रिप्रेजेंट करती है। अब सुने, अपन ने यहाँ पर नाम लिया जीनस। अब भाई पर्टिकुलर कैटेगरी, पर्टिकुलर मतलब जैसे पर्टिकुलर जीनस सोलेनम, जैसे अपन ने यहाँ पर नाम लिया फैमिली, ऑर्डर, क्लास, तो जैसे मैं यहाँ पर ले लूंगी जैसे पर्टिकुलर क्लास, तो पर्टिकुलर क्लास आप जानते हो जैसे आर्थ्रोपोडा फाइलम में एक पर्टिकुलर क्लास है इंसेक्टा। यस, ये इंसेक्टा क्लास है, पर्टिकुलर क्लास हो गई, तो इंसेक्टा को आप इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से प्रेक्षणीय लक्षणों पर। जैसे आप देखते हो ना कीटों के अंदर 3 पेयर जॉइंटेड लेग, इंसेक्ट में 3 पेयर जॉइंटेड लेग, 3 जोड़ी संधि टांगे, तो वो जो ग्रुप होगा वो इंसेक्टा होगा, तो ये पर्टिकुलर क्लास होगी। पर्टिकुलर क्लास किसको रिप्रेजेंट करती है? टैक्सोन। किसको रिप्रेजेंट करती है? टैक्सोन को शो करती है, टैक्सोन को शो करती है, टैक्सोन। क्लियर? और टैक्सोन का प्लूरल क्या होता है? टैक्सा। टैक्सोन का प्लूरल क्या होता है? टैक्सा। जैसे आपने नेम ले लिया भाई, यहाँ पर वीट है, अब जैसे मोनोकोट है, यस, तो मोनोकोट आप समझ सकते हैं कि आप वहां पर मोनोकोट क्लास है, यस, लेकिन आप जानते हैं कि मोनोकोट है, फिर आप जानते हो कोई प्लांट है, तो ये सारे क्या हुए यहाँ पर आपको अच्छे से आंसर शो कर रखा है कि वीट है, मोनोकोट और प्लांट है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टैक्सा को शो करते हैं। क्योंकि जैसे वीट गेहूं है, तो वीट के अंदर 2 चीज हो गई पर्टिकुलर, एक तो हो गया उसका जीनस ट्रिटिकम और एक स्पीसीज एस्टिवम, तो 2 पर्टिकुलर रैंक, 2 पर्टिकुलर रैंक मतलब 2 पर्टिकुलर टैक्सोन, उनका प्लूरल क्या हो गया? टैक्सा। इसलिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वीट है, मोनोकोट है, प्लांट है, ये टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक रैंक नहीं, डिफरेंट रैंक पे शो कर रहे हैं। क्योंकि आप दिमाग लगा दीजिएगा कि वीट ये स्पीसीज जीनस पे, मोनोकोट क्लास और प्लांट किंगडम हो गया, तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या हो जाएंगे कि टैक्सा विथ डिफरेंट रैंक, टैक्सा विथ डिफरेंट रैंक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। यस, अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिएगा। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ सर। सेलेक्ट ओड वन द टेक्सा बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी। ठीक है, आपको यहाँ पे ओड को चूज करना है। सोलेनम, ये बच्चों यहाँ पर क्या है? एक जीनस है। पैंथेरा, ये भी जीनस है, तो ये यहाँ पे जीनस, ये जीनस। फेलिडी जो यहाँ पर है ये फैमिली होगी। कैनिडी फैमिली, म्यूसिडी ये भी फैमिली होती है। पोएसी, तीनों बच्चों देखो यहाँ पर क्या है? फैमिली है। मैंगो एक स्पीसीज है। वीट क्या है? ये भी एक स्पीसीज है। केट भी बच्चों क्या है? स्पीसीज है। तो देखो यहाँ पे तीनों सेम है, स्पीसीज है। मोनोकोट क्लास, मैमल्स भी क्लास है, और इंसेक्ट पे देखो बच्चों यहाँ पे क्लास है। तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे इसने पूछा है कि सेलेक्ट द ओड। देखो बच्चों ये यहाँ पे ओड हो गया, यहाँ पर 2 तो जीनस है और एक सर इसने क्या दे दिया? फैमिली दे दी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि भी ओड वन द टैक्सा बिलोंगिंग द सेम कैटेगरी, तो वो जो आप जानते हैं कि यहाँ टैक्सा अलग हो गया, यानी फैमिली आपकी आ गई और जीनस जीनस और फैमिली, इस वे में ये क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, तो ध्यान दीजिएगा। पोलीमोनियल्स एंड पोएल्स बिलोंग टू, पोलीमोनियल्स और पोएल्स संबंधित हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वही बात मैं बता रहा हूँ बेटा। जो पोलीमोनियल्स है वो डाइकोट का ऑर्डर है, और पोएल्स आप समझ सकते हैं कि मोनोकोट का ऑर्डर। जैसे कि पोएसी फैमिली होती है, तो ट्रिटिकम एस्टियम जैसे पोएसी फैमिली, पोएल्स ऑर्डर, बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा कि ये दोनों कहाँ आप समझ सकते हैं कि कहाँ रिलेट होंगे? सेम क्लास एंड डिवीजन, तो क्लास तो सेम नहीं हो सकती इनकी, डिवीजन सेम हो सकता है, ये आंसर नहीं होगा। बात को समझे कि दोनों का वर्ग समान नहीं होगा, क्योंकि एक मोनोकोट से रिलेट होगा, एक डाइकोट से रिलेट होगा। क्लियर? डिफरेंट क्लास एंड डिवीजन, क्लियर, ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट बता दिए। सेम क्लास एंड डिफरेंट डिवीजन, ये भी नहीं होगा। डिफरेंट क्लास बट सेम डिवीजन, ये करेक्ट हो जाएगा कि दोनों अलग अलग क्लास से रिलेट होंगे। ये आप जानते हो मोनोकोटिलेडोन क्लास से रिलेटेड होगा, ये डाइकोटिलेडोन से होगा, बट दोनों का डिवीजन सेम होगा, एंजियोस्पर्म के मेंबर होंगे। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका आंसर, बिल्कुल क्लियर। अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द ग्रुप आउट ऑफ द 5 किंगडम ऑफ विटेकर वेयर मेंबर्स शो ऑस्मोट्रोपिक
न्यूट्रिशनल बिहेवियर। इसका मतलब बच्चों ये है कि डिकम्पोजिशन जो है उससे रिलेटेड है। तो मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। प्रोटिस्टा जो है ये डिकम्पोजिशन करते हैं, फंजाई डिकम्पोजिशन करते हैं। एनिमेलिया जो है वो डिकम्पोजिशन नहीं करता, प्लांटी डिकम्पोजिशन नहीं करता। यहाँ पे एनिमेलिया आ गया, डिकम्पोजिशन नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फर्स्ट तो इसका देखिए, सही इसको आप आंसर हो जाएगा। दिमाग लगा दीजिएगा। ऑस्मोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट डाइजेस्ट करते हैं, पहले पचाते हैं, पहले डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करते हैं। अपन क्या करते हैं? पहले खाते हैं, है ना, फर्स्टली इंजेस्ट और फिर डाइजेस्ट। फिर पहले absorption। खाते हैं, फिर पचाते हैं, फिर अपना एब्जॉर्प्शन होता है। और जो फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं कि डेड ऑर्गेनिक मैटर डेट्रिटस होता है, जो मर्द कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके ऊपर अपने एंजाइम सिक्रेट करते हैं। तो पहले वो डाइजेस्ट करते हैं, फिर जैसे ही उसमें जो प्रोटीन या सेलुलोज सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है उनके एंजाइम से, तो फिर उससे एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करते हैं। उसको आप कहते हो ऑस्मोट्रॉफ, है ना। और इसी बेसिस पे आप जानते हो फंजाई वर रिमूव्ड फ्रॉम किंगडम प्लांटी इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। वरना तो पहले फंजाई भी हेटेरोट्रॉफ ही थे और एनिमल भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं। एनिमल के साथ फंजाई थे, लेकिन बाद में फंजाई को सेपरेट किया गया, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ तो है, एनिमल से निकाल के फंजाई किंगडम में डाल दिया। सेप्रोट्रॉफ है, ऑस्मोट्रॉफ है। एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, अवशोषणी पोषण करते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया हो जाएंगे, प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड, ओनली स्लाइम मोल्ड होंगे, प्रोटिस्ट डिकम्पोजर। और यहाँ जो फंजाई है वो कंप्लीटली बहुत सारे स्पीसीज वहां पर डिकम्पोजर होते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अभी अपन आगे भी करेंगे कि ऑटोट्रॉप कितने से रिलेट हो सकते हैं, डिकम्पोजर कितने से रिलेट हो सकते हैं, और हेटेरोट्रॉप कितने से रिलेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। तो ध्यान दीजिएगा, द किंगडम हैविंग नो स्पेसिफिक बाउंड्री एंड शोइंग डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन, यानी जगत विशिष्ट सीमाओं युक्त नहीं है तथा पोषण के विविध विधियों को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप समझ सकते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा, उसकी कोई डिफाइन बाउंड्री नहीं है। जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म शो करेंगे वो सारे किसमें आएंगे? प्रोटिस्टा में। जो भी एक उसके यूकैरियोट हैं, चाहे वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हो, ऑटोट्रॉप्स, चाहे एनिमल लाइक हो, प्रोटोजोन्स, और चाहे स्लाइम मोल्ड हो। भी कोई डिफरेंट यहाँ पर पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे ऑटोट्रोपिक भी है, यहाँ पे हेटेरोट्रोपिक भी है, यहाँ पर वो भी है जिसके पास सेल वॉल है, यहाँ पर वो भी है जिसके पास सेल वॉल नहीं है। बिल्कुल, कोई पर्टिकुलर बाउंड्री यहाँ पे है नहीं। इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। जो एनसीईआरटी की लाइन है, यस देखो, मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट। तो जो प्रोटिस्ट होते हैं ना, प्रोटिस्ट, उसमें आपका आंसर लिखेगी दे आर प्राइमरली एक्वेटिक, यानी वो प्राथमिक रूप से क्या होते हैं? जलीय होते हैं। तो ये प्रोटिस्टा के लिए लाइन कही गई है फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद में जो आगे की लाइन है ट्रांसडक्शन, ये बैक्टीरिया से, तो प्रोटिस्टा रिलेट नहीं होगा। ओनली पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं, प्रोटिस्टा में तो हर टाइप का न्यूट्रिशन है, यस। और 70s राइबोसोम, ये तो प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है, प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर है। ये कोई फिक्स बेसिस नहीं है। 70s प्रोकैरियोटिक में भी हो सकता है, यूकैरियोटिक में हो सकता है, फिक्स बेसिस बट स्पेशली प्रोकैरियोट का ये कैरेक्टर है। तो यहाँ पर किंगडम आपसे दिया, स्पेसिफिक बाउंड्री उसके लिए बताई है, और वो डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी प्लांट लाइक होलोफाइटिक, फोटोसिंथेटिक, और एनिमल लाइक यानी होलोजोइक। बात को समझ रहे हैं? तो और स्पेशली अभी मैंने बताया था आपको एब्जॉर्प्टिव, तो स्लाइम मोल्ड शो करेंगे। तो वो सारे किसमें इंक्लूड होते हैं? प्रोटिस्टा में होते हैं। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 31। रिसेंटली क्लोरेला इज प्लेस्ड इन फॉलोइंग किंगडम। हाल ही में क्लोरेला जो है इसको कहाँ रखा गया है? देखो बच्चों, क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होने के कारण ही हमने उसको प्लांटी किंगडम से निकाल के रख दिया है प्रोटिस्टा किंगडम में। तो यहाँ पे आंसर आ गया 4, है ना। आंसर आपका क्या होगा? 4। और देखिएगा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि सर ये जो क्लोरेला और क्लोइमेडोमोनास है ना, ये तो एल्गी है, फिर आपने इनको प्रोटिस्टा में कैसे रख दिया? अरे भैया, अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको समझाएंगे कि फर्स्ट बेसिस था टाइप ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार। जो भी प्रोकैरियोट है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, प्रोकैरियोटिक संगठन रखते हैं, वो सारे किसमें आएंगे? मोनेरा में। अब बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो तो एल्गी है ना, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक एल्गी है, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ कि सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन था कि क्लेमाडोनस और क्लोरेला आर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, लेकिन अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट इंक्लूड इन प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में भी तो एल्गी होते हैं, डायनोफ्लेजेट्स होते हैं, डायनोफाइसी, डायटम्स होते हैं, जो पायरोफाइसी, बेसिलिडोफाइसी, वो भी तो क्या है? एल्गी तो है, बट वो यूनिसेलुलर एल्गी। क्लियर? तो उसका डिस्क्रिप्शन जो विवरण है अपन वहां पढ़ लेते हैं, कहां पर? एल्गी के साथ में, प्लांटी के अंदर। लेकिन
अगर अकॉर्डिंग 5 किंगडम बात करें तो किसमें आएगा? प्रोटिस्टा में आएगा। मेन इसका जो रीजन है वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का होना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्यों रिसेंट क्लासिफिकेशन है, तो आंसर आपका क्या हो गया? 4 हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, बहुत इंटरेस्टिंग। In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of some organism like बैक्टीरिया। बच्चों बैक्टीरिया को रख दिया गया है मोनेरा के अंदर, वायरस को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, विरोइड इसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, लाइकेन को भी किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, लाइकेन जो है इसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया, यूग्लिना को रख दिया गया प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर, और नन ऑफ दिस यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में किसको मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे सही आंसर चला गया विरोइड एंड लाइकेन। तो आंसर आपका क्या है? Second बिल्कुल सर समय सही कहा भाई। 5 किंगडम की जो लिमिटेशन वो यही है, डीमेरिट कमी, कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी वायरस, विरोइड और लाइकेन को इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों? आप ध्यान दीजिएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस, विरोइड एंड लाइकेन, ध्यान सुना, एंड लाइकेन बोला मैंने, कि वायरस विरोइड में तो क्या है बेटा? सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि वायरस में अपना खुद का सेल ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, अपना मेटाबॉलिज्म नहीं, वो तो लिविंग ही नहीं थे। इसलिए 5 किंगडम का फर्स्ट बेसिक टाइप ऑफ सेल तो प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। क्लियर? तो ये लिमिटेशन है कि वायरस, विरोइड और एंड लाइकेन को, और लाइकेन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, ये डीमेरिट है। तो 5 किंगडम में कहीं पे प्लेस या किसी भी किंगडम में उनको स्थान नहीं दिया गया। बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर देखिए बेटा कि क्वेश्चन नंबर 33, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, निम्नलिखित कॉलम फर्स्ट तथा सेकंड को सुमेलित कीजिए। बिल्कुल इजी वे के अंदर, ध्यान दीजिएगा, आपको कैटेगरी में पढ़ना होगा, एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा। देखिए सर, कार्निवोरा क्या है? ऑर्डर है, ठीक है। अब कार्निवोरा में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? कैट आते हैं, डॉग आते हैं, डॉग आते हैं, सही भाई। कैट, कैनिस और डॉग, कैनिस फैमिलियस ये और फेलिस ये इंक्लूड हो गए कार्निवोरा के अंदर। कैनेडी और फेलेडी दोनों फैमिली किसमें होती है? कार्निवोरा ऑर्डर में। डिप्टेरा ये भी ऑर्डर है, इसमें इंसेक्ट आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाउस फ्लाई हो जाएगा, यस। और प्राइमेट में आप जानते हैं कि ह्यूमन, तो मैन एंड जो गिब्बन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। आप समझ रहे अच्छे से कि ए में, तो ए में कार्निवोरा में थर्ड और फोर्थ, बी में सेकंड और सी में फर्स्ट और फिफ्थ। आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आप देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है बेटा? कि हाउ मेनी ऑफ गिवन टर्म रिप्रेजेंट टू फैमिली और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि निम्न में से कितने दिए गए शब्द विभिन्न जीवों के कुलों को, यानी फैमिली को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, फैलेडी फैमिली है, कैनेडी फैमिली है, पैंथरा जीनस है, डिप्टेरा ऑर्डर, पोएसी फैमिली, कॉन्वोलेसी फैमिली, इंसेक्टा क्लास। तो आपको अच्छे से एनसीईआरटी में शो किया गया है कि भी जो कैनेडी फैलेडी फैमिली है, पोएसी भी फैमिली है और कॉन्वोलेसी भी फैमिली है, क्योंकि सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी एक आप जानते हैं कि एक ही ऑर्डर में आपकी आती है, पोलिमोनियल्स ऑर्डर के अंदर। पोलिमोनियल ऑर्डर से रिलेटेड है, यस सर, बिल्कुल करेक्ट काम है ना? तो आप समझ सकते हैं कि कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड। आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। बिल्कुल, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और फर्टाइल प्रोजेनी जो है, जननशील संतति जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, इसका मतलब वो एक स्पीसीज के हैं। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो ये बताता है कि जो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो सेम स्पीसीज की है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड पैरामीशियम। बिल्कुल, क्लेमाइडोमोनास वो है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, जिसको लिनियस ने रखा था प्लांटी किंगडम में। पैरामीशियम में सेल वॉल नहीं पाई जाती, लिनियस ने उसको रखा था एनिमेलिया के अंदर। लेकिन अब ये दोनों जो है वो सेम यहाँ पे प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं, बिकॉज दोनों यहाँ पर जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। तो दोनों चलना सही कहा भाई। देखो बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो किसने दिया था, बायोलॉजिकल अर्नेस्ट मेयर ने। तो अर्नेस्ट मेयर ने कहा था, ये क्वेश्चन नीट 2016 में भी क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट मेयर ने कहा था कि द बेस्ट कैरेक्टर टू डिफाइन द स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जाति को परिभाषित करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जन्नात्मक पृथक्करण। भाई अपने आप में एक ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, वही तो स्पीसीज होगा ना।
इंटरब्रीड भी कर सके और फर्टाइल ऑक्सप्रोजनी भी कर तो वो सके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इसका मतलब जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है वो बायोलॉजिकल स्पीसीज नहीं है। यानी टैक्सोनॉमी स्पीसीज नहीं। नहीं है। यस, तो आप जानते हैं कि भी ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, तो ये मेयर ने यही कहा था कि ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड, जो आपस में अंतर प्रजनन कर सके एंड प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग यानी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। तो ये आपका करेक्ट है। और ये आप देखो किंगडम प्रोटिस्टा, तो अपन ने कहा ना किंगडम प्रोटिस्टा कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं, कोई भी टाइप का न्यूट्रिशन हो जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा अकॉर्डिंग 5 किंगडम दे इंक्लूड इन प्रोटिस्टा। यस, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। थर्ड आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट मिसमैच पेयर गिवन बिलो। नीचे दिए गए असममित युग्म को चुनाव कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल 2, बिल्कुल सही है। म्यूजियम में अपन जानवरों के कंकाल रखते हैं, स्केलेटन अपन रखते हैं फॉर्मेलिन में डुबो के। बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिए जूलॉजिकल पार्क, एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, बिल्कुल सही है। जो जू वगैरह होते हैं उनमें हम एनिमल्स को रखते हैं और ह्यूमन की जो केयर है, मनुष्य की जो देखभाल है हम उसमें रखते हैं। हर्बेरियम शीट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही है। हम जो बच्चों हर्बेरियम शीट बनाते हैं उसमें पेपर जो उसकी फिक्स साइज होती है उसके अंदर जो प्लांट है उसको हम प्रिजर्व करते हैं, प्लांट का लोकल नेम लिखते हैं, प्लांट का बॉटनिकल नेम लिखते हैं, उसकी फैमिली क्या है, नेम ऑफ कलेक्टर क्या है, ये सब जो डाटा है हम लिखते हैं उस हर्बेरियम शीट के अंदर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप समझ रहे हैं कि भी हर्बेरियम जितने भी व्यवस्थित किए गए हैं वो मोस्ट एक्सेप्टेड यानी यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे मोस्टली अब हर्बेरियम बैंथम हुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। तो ये एनसीईआरटी लाइन है, बिल्कुल सही कहा। फिर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ इंडियन बोटनिकल गार्डन, नहीं, इंडियन बोटनिकल गार्डन सिर्फ कोलकाता में है। लखनऊ में आप जानते हो एनबीआरआई, आप समझ सकते हैं कि नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की अपन बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आपसे पूछा है क्या? रॉन्ग ही पूछा है। पूछा है, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन। भाई नीचे आपको खतनों को पढ़ना है, विचार करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, सही खतन को आपको चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विथ ग्रोथ। एकोशिकीय जीवों में प्रजनन को वृद्धि का प्राय माना जाता है। बार बार आपको शुरू से क्वेश्चन आ रहा है ना कि भी यूनिसेलुलर के अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिम है एक दूसरे के, म्यूचुअली इंक्लूसिव। सही कह रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। आप ध्यान दीजिए, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटीनोमोसेस आर मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, ये भी सही है। भाई फिलामेंटस स्ट्रक्चर है तो मल्टीप्लिकेशन उसमें हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन फेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे? खंडन करेंगे और अपनी संख्या बढ़ाएंगे। फिर देखिएगा, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट एनिमल, ये गलत है। आप जानते हो कि प्लांट को एक स्पेसिफिक फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उसमें फ्लावरिंग हो। आप समझ सकते हैं ना, मतलब एक क्रिटिकल लेंथ या एक क्रिटिकल पीरियड की रिक्वायरमेंट, क्रांतिक अवधि के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसके बेसिस पे लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। मतलब ये नहीं कि साहब प्लांट को सिर्फ लाइट चाहिए, लाइट भी चाहिए और पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक चाहिए, तब जाके वो प्लांट फ्लावरिंग करेगा ना। और आप जानते हो कि एनिमल्स में भी जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, जो मौसमी प्रजनक होते हैं, वो उनमें जो सीजन को अपने डे लेंथ के अकॉर्डिंग वो चेंज करते हैं, यानी वो किस सीजन के अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ में माइग्रेशन प्रवास के लिए या फॉरेंजिंग पैटर्न जो चारे की खोज के लिए भी वो फोटो पीरियड को अपनाते हैं। तो दोनों में ही अफेक्ट होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, बिल्कुल सही है। सेल्फ कॉन्शियसनेस आप बता चुके हैं, यस। फिर आप देखिएगा आप में इसमें क्या है, तो देखिएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो करेक्ट है, थर्ड क्या है? रॉन्ग है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड फोर आर राइट व्हाइल थर्ड इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो गया सर? फर्स्ट हो गया। फर्स्ट हो गया। क्लियर? अब आप देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। तो ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट द किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म में रिप्रेजेंट ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से आपको जो 5 किंगडम में से ये सिलेक्ट करना है कितने किंगडम ऑटोट्रोपिक शो कर सकते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं, देखिएगा कि मोनेरा है ना, मोनेरा में आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रोफ होते हैं बेटा, लेकिन साइनोबैक्टीरिया जो है वो होते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ्स भी तो होते हैं। और पहले तो ऑटोट्रोफ में भी कीमोटोट्रोफ और
फोटोट्रोफ, बिल्कुल, दो टाइप मतलब रसायन सोपोसी और प्रकाश सोपोसी। बात को समझे? तो मोनेरा में भी कुछ मेंबर ऑटोट्रोफ हो सकते हैं। प्रोटिस्टा में जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आते हैं, पादप के समान जो प्रोटिस्ट हैं, यूनिसेलर प्लांट यानी डायटम डायनोफ्लेजेट्स, है ना, और पूरा किंगडम प्लांटी तो अपने आप में ऑटोट्रोफ है। ऑटोट्रोफिक का तो बड़ा आप एग्जांपल समझ रहे हैं कि इससे रिलेट हो सकते हैं, प्रोटिस्टा से इससे रिलेट हो सकते हैं, फंजाई से इससे हो सकते हैं। हाँ। फंजाई कंप्लीटली हेटरोट्रोफ होता है, और एनिमेलिया भी, है ना, कंप्लीटली हेटरोट्रोफ। कभी फंजाई में सलोल है, लेकिन कभी भी प्लास्टिड इन लवक, ये कोई भी टाइप का क्लोरोफिल नहीं हो सकता, ये एक्लोरोफिल स्ट्रक्चर्स हैं। और एनिमेलिया भी कंप्लीटली हेटरोट्रोफ होता है। सही, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ए बी डी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर इसका सही हो गया। क्लियर? अब आप नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप निम्न खतरों पर विचार कीजिए। तो ध्यान दीजिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन proposed by R.H. Whittaker in 1969, बिल्कुल यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। सारे ऑर्गेनिजम्स को R.H. Whittaker ने बांटा था 5 किंगडम के अंदर, बिल्कुल सही बात है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। बच्चों, उसने पहले मोनेरा को रखा था, फिर प्रोटिस्टा को रखा, फिर फंजाई प्लांटी एनिमेलिया आ गया। तो यहाँ पर जो फाइलोजेनी है, जो इवोल्यूशन है, उसको भी उसने सही तरीके से कंसीडर किया था। बिल्कुल Type आप समझ of- सकते हैं कि भी 5 किंगडम का मिडिल किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा। तो आप जानते हैं प्रोकैरियोट, एक हैंड पे प्रोकैरियोट और फिर मल्टीसेलर यूकैरियोट्स। तो आप जानते हैं कि सारे मल्टीसेलर यूकैरियोट कहां से ओरिजिनेट हुए? प्रोटिस्टा से हुए। क्लियर? तो यहाँ 100% फाइलोजेनिक, ये रिसेंट क्लासिफिकेशन है, तो सेकंड भी आपका करेक्ट है। फिर देखिएगा, टाइप ऑफ सेल, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आल्सो इंक्लूड एज क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सही बात, एनसीईआरटी की लाइन है बकायदा। फर्स्ट स्टेटमेंट, टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोट, मोनेरा, यूनिसेलर यूकैरियोट, प्रोटिस्टा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलर और मल्टीसेलर आ गए। तो देखो कि पहला मोनेरा सेपरेट हुआ टाइप ऑफ सेल के बेसिस पे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे प्रोटिस्टा, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे फंजाई, और फिर प्लांटी और एनिमेलिया। तो करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिएगा, एरिस्टोटल आल्सो प्रपोज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, बिल्कुल गलत है। अरस्तु ने, तो आप जानते हैं कि सबसे पोर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्लासिकल टेक्सोनॉमी थी, तब आप जानते हैं कि एनीमा, इनीमा, जो सबसे लोअर कैटेगरी का क्लासिफिकेशन आपको दिया था। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। लॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर की सही खतरों की संख्या का आपको चुनाव करना है 1 2 3। 3। सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए बेटा कि विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर म्यूजियम, कि यहाँ म्यूजियम के लिए कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो बिल्कुल एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, बायोलॉजिकल म्यूजियम आर सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल कॉलेज। बिल्कुल, आप जब प्रैक्टिकल करते थे तो स्पोर्टिंग करते थे ना, प्रारदर्श का अध्ययन करते थे, तो आप समझ रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में ये म्यूजियम होते हैं। सही है। बॉडी ऑफ लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। बिल्कुल, उनको स्टफ्ड करके बड़े कंटेनर जार में फॉर्मेलिन में डुबो के रखा जाता है। सही है। इस स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द जार एंड साल्ट वाटर। गलत, फॉर्मेलिन में रखा जाएगा। फॉर्मेलिन और फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है, या फिर नहीं मिलने पर आप क्या लोगे? अल्कोहल एल्कोहल भी ले सकते हो। बिल्कुल, है ना। तो ये आप जानते हैं कि ये रॉन्ग हो गया। और प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर यूज्ड फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। बिल्कुल सही है। लोअर प्लांट और एनिमल की बॉडी को वहां पे रखा जाता है जो डेड होते हैं। क्लियर? तो ये करेक्ट है। सही। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41। सिमिलरिटीज ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीज फ्रॉम, जो कैरेक्टर्स है वो इंक्रीज, सिमिलर कैरेक्टर जो इंक्रीज कब होंगे? किंगडम टू स्पीसीज। आप यहाँ पे कह सकते हो, अगर आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हो तो सेम कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। दो स्पीसीज के बीच में ज्यादा सेम कैरेक्टर है, लेकिन दो किंगडम के बीच में बहुत कम ही सेम कैरेक्टर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सनी। बार बार आपको शुरू से बता दिया कि अगर आप टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, स्पीसीज टू किंगडम, तो सिमिलर कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं? कम होते हैं। Decrease। और जनरल कैरेक्टर वहां बढ़ते हैं, लेकिन कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं? डिक्रीज। और स्पेसिफिसिटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन अगर आप वापस डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, यानी स्पीसीज से यहाँ के पे आ गए और यहाँ के से वापस किस पे चले गए? स्पीसीज पे आ गए, स्पीसीज चले गए, तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होते हैं? बढ़ेंगे। इंक्रीज होंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बहुत इजी फर्स्ट आंसर आपका हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42। Botanical gardens have collection
of living plants, they also provide following. वनस्पति उद्यान में जीवित पौधों का संग्रहण करते हैं, इनके द्वारा निम्नलिखित को भी प्रदान किया जाता है: रिजर्वर फॉर ट्रॉपिकल प्लांट एंड एनिमल्स, ex situ conservation of plant, natural habitat for wild plant and animals, ecological succession of plant and animals. देखो बच्चों, जो बॉटनिकल गार्डन है, उस बॉटनिकल गार्डन के अंदर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक्स सीटू कंजर्वेशन है वो बड़ी सही तरीके से कर सकते हैं। सर इसका आंसर सेकंड ही होगा। ये पहले भी क्वेश्चन आया था गार्डन के अंदर अपन लोकल प्लांट को या फिर डिस्टेंट जो दूरस्थ वहां से अपन लाकर वहां कलेक्ट करते हैं, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन की साइट है, बाह्य स्थानीय संरक्षण की वो स्थल है। उसका जब आप एग्जांपल जानते हैं कि यहाँ ओनली ट्रॉपिकल के लिए थोड़ा ही है और एनिमल को तो वहाँ बिल्कुल ही नहीं रखेंगे, है ना। इसमें आप देखो कि विल्ड प्लांट और एनिमल, फिर एनिमल आ गए, नहीं इसमें भी आपका क्या आ गया, एनिमल आ गए। तो वहाँ तो लिविंग प्लांट, बॉटनिकल गार्डन होता है प्लांट के लिए, जीवित पादपों को रखा जाता है, बिल्कुल मानव एनिमल्स यहाँ पे नहीं आते। बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या हो गया सर? सेकंड आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43। हाँ तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 43, द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू, सब सिस्टमैटिक किससे रिलेटेड है? तो बेटा जी आप समझ सकते हैं कि जो सिस्टमैटिक टर्म है, आप समझ सकते हैं कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। क्लियर। और सिस्टेमा से लिया गया लैटिन वर्ड से, और सिस्टेमा का मीन होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग, सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट करना, जीवित जीवों का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना। जब क्लासिफिकेशन ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे हो, क्योंकि क्लासिकल टैक्सोनॉमी को शो करता है सिस्टमेटिक, ओल्ड टैक्सोनॉमी को। फिर आप जानते हो न्यू सिस्टमेटिक या बायो सिस्टमेटिक आया था कि जब क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल के साथ साथ एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल या सेल स्ट्रक्चर सभी को अपन ध्यान में रखें। बात को समझ रहे हैं? तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर बात आई थी। तो फिर बायोसिस्टमेटिक और इवोल्यूशन स्टडी यानी फाइलोजेनी को भी फॉलो करें। तो टोटली ये किसको शो करते हैं? जो सिस्टमेटिक और न्यू सिस्टमेटिक हैं, ये टर्म आपके टैक्सोनॉमी के लिए थी। तो भाई आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल नहीं, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ये भी नहीं। हाँ, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इसका मतलब क्लासिफिकेशन और उनकी रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप जब देखी तो सिस्टमेटिक में अनरिलेटेड आ गए थे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेसिस था और रिलेशनशिप के बेसिस पे हम उसको अरेंज करेंगे। क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर थर्ड आपका होगा। क्लियर। और फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर वहां क्लासिफिकेशन की बात वहां पे हुई थी। यस बेट। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, टैक्सोनॉमी की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिकल टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। देखो हमने सारे क्वेश्चंस को फर्स्ट चैप्टर को अरेंज किया तो बहुत इंटरेस्टिंग रूप से किया है कि यहाँ देखो की का अपने बार बार आपको बता दिया। अब अपने आप ही आप समझ जाएंगे कि देखो प्लांट एनिमल वर्गीकी कुंजी, जंतु और पौधों की पहचान और उनके वर्गीकरण के लिए वर्गीकी औजार हैं, तो इसके उपयोग द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो की आर एनालिटिकल इन नेचर, बिल्कुल करेक्ट है। दे आइडेंटिफाइड टू ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई करके अपन क्लासिफाई करते हैं, लीड की सहायता से करते हैं, है ना। तो बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड, तो बोथ आंसर आपको हो जाएगा। आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आओ, क्वेश्चन नंबर 45, viruses are non-cellular organisms but replicate themselves once they infect the host cell. Virus are belonging in following kingdom. तो मैंने बच्चों बताया था आपको वायरस, विरोइड, प्रियंस वगैरह है वो किसी भी किंगडम में इन्वॉल्व है ही नहीं, क्योंकि वो सेल से बने ही नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर हो गया नन ऑफ दिस, किसी भी किंगडम में इन्वॉल्व नहीं होते वो। भाई देखो आपको दिया नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कि वो अपने आप में इनर्ट पार्टिकल है आउटसाइड द होस्ट। जैसे होस्ट के अंदर जाते हैं, पोषक के अंदर जाते हैं, तब वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो आउटसाइड द होस्ट वो इनर्ट पार्टिकल है, एसेलुलर है। क्लियर। सेल से बने ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप समझ किसी भी किंगडम में उनको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो गया? 4। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर जो 46, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ सिमिलर टैक्सोनॉमी कैटेगरी। भाई इनमें से आपको सिमिलर टैक्सोनॉमी कैटेगरी देखनी, बार बार अपने कैटेगरी क्वेश्चन आपके सामने हो गए। जीनस वो स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, तो ग्रुप सेम वाला ग्रुप आपको देखना। यहाँ देखिएगा प्राइमेटा ऑर्डर है, म्यूसिडी फैमिली है, होमो जीनस, तो सेम नहीं है। डाइकोटोडियम क्लास, इंसेक्टा क्लास, मैमेलिया क्लास। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर। बिल्कुल सेकंड आंसर का सही है। अच्छा, सोलेनेसी फैमिली है, म्यूसिडी फैमिली है, लेकिन मोनोकोटिलिडन क्या है? क्लास है। पोएल्स ऑर्डर है, प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर है, मेंजिफेरा क्या है? जीनस हो गया। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो सेम समान वर्गीय की श्रेणी का जो क्वेश्चन है वो आपका क्लास क्लास क्लास
आंसर क्या हो Second जाएगा? answer, सेकेंड। बिल्कुल। बस ऐसे आपको बिल्कुल एनालिटिकल विश्लेषण करके एक एक लाइन एनसीईआरटी का आपको कवर करनी है। यस बेटा। और एनसीईआरटी अगर आपके हाथ में समझ के तो आप इस साल के पेपर में भी 355 क्या 360 ले सकते थे। नेक्स्ट भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यस। और हर तरीके से हम आपके साथ में हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको एकदम सीरीज और सीक्वेंस में आपको पढ़ना है बेटा, है ना। तो ध्यान दीजिए सर, आप ध्यान दीजिए कि भाई अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। बैक्टीरिया आर कंसीडर्ड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे, बच्चों बैक्टीरिया जो है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में हम काउंट करते हैं। दे आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। क्या बैक्टीरिया स्मॉल होने की वजह से प्रिमिटिव है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट है? नहीं, बैक्टीरिया कोई प्लांट वगैरह नहीं होता। possess प्रिमिटिव और इनसिपिएंट न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें जो न्यूक्लियस आता है वो न्यूक्लियस इनसिपिएंट प्रकार का होता है, वो लेस डेवलप होता है, वो न्यूक्लियोइड है, वो जिनोफोर है। बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा? Second सेकंड। answer। यानी सीधी सी बात है, देखो कि प्रोकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का क्लियर सेपरेशन नहीं हो। सीधी सी बात है, न्यूक्लियर एनवलप केंद्र के आवरण नहीं होगा तो नेक्ड डीएस सर्कुलर डीएनए होगा, नग्न वर्ताकार डीएनए होगा और केंद्रीय आवरण नहीं है, सीधा साइटोप्लाज्म में होगा तो उसका आप बोलते हो इंसिपिएंट न्यूक्लियस, अस्पष्ट केंद्रक, जिनोफोर, न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम, ये प्रोकर। और अगर आप जानते हैं कि यूकैरियोन का मतलब सुविकसित वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जहां न्यूक्लियर एनवलप हो और उसमें भी जटिल न्यूक्लियर एनवलप में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग करे, हिस्टोन प्रोटीन हो, न्यूक्लियोलस हो, ये सब आप समझ रहे हैं कि पोजेस प्रिमिटिव इंसिपिएंट न्यूक्लियस, यही कारण था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का। और ऑल प्रोकैरियोट इंक्लूड इन मोनेरा। और मोनेरा का जो सोल मेंबर है, मुख्य जो है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। बिल्कुल सही आंसर सेकंड आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48। राइबोसोम्स, क्रोमेटोफोर, सर्कुलर डीएनए, मेसोसोम, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन, बैक्टीरिया में होता है। और बैक्टीरिया किसमें आता है आप कह सकते हो? ये सब जो आपके आते हैं सम मेंबर ऑफ मोनेरा। बात को समझ रहे हैं भाई? यहाँ देखिएगा कि मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, ये तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये जितने भी आपको कैरेक्टर बताए हैं, चलो राइबोसोम तो दोनों में है लेकिन 17 राइबोसोम प्रोकैरियोट में है सर। बिल्कुल। क्रोमेटोफोर ये आप जानते हैं मोनेरा कि में मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। में होते तो वहां आप जानते हैं कि पिगमेंट जो प्रिमिटिव क्लोरोफिल होता है ना, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडी, वो आपके होते हैं क्रोमेटोफोर। अच्छा, सर्कुलर डीएनए ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया मेसोसोम बैक्टीरिया में, में। गैस वैक्यूल तो ये मोनेरा के मेंबर में, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। तो आप समझ सकते हैं कि सब मेंबर ऑफ मोनेरा। सेकंड आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49। राइजोबियम इज ए एंड टू फिक्सेशन परफॉर्मिंग बैक्टीरिया व्हिच इज। तो आप समझ सकते हैं कि राइजोबियम लेग्यूम में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है। राइजोबियम फ्री लिविंग फॉर्म में एंटी फिक्सेशन नहीं कर सकता। राइजोबियम एक ग्राम नेगेटिव रोड सब बैक्टीरिया है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन सिम्बायोटिक एंड ग्राम नेगेटिव, ये आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। इसका सही आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 आप देखिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को आपको यहां से सिलेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, लिनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लिनियस ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, जो किससे रिलेटेड थी? क्लासिफिकेशन रिलेटेड थी। और फिर आप देखिएगा कि सोलेनम, पेटोनिया एंड दथुरा आर इंक्लूड अंडर 3 डिफरेंट जीनस एंड इन वन फैमिली। तो आप समझ रहे हैं कि सोलेनम, पेटोनिया और डथुरा रिलेटेड जीनस है और दे इंक्लूड इन फैमिली सोलेनेसी। क्लियर। तो करेक्ट है। फिर आप देखिएगा कि सोलेनेसी एंड कॉनवोलेसी आर इंक्लूड इन पॉलीमोनियल्स। तो दोनों फैमिली सेम ऑर्डर में इंक्लूड होती है पॉलीमोनियल्स के अंदर। तो ये भी आप समझ रहे हैं कि सही है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि नन ऑफ दीज, यानी कोई स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट नहीं है। तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम। थोड़ा सा अलग हो, इससे सामने अलग किया मेरे किताब में, इसके बोर्ड के सामने हो रहा है, थोड़ा सा किसके आप ऐसे हुआ तो लेते थोड़ा सा ऐसे सर अब बोले ये आप इधर जाओ ना, इधर आप इधर जाओ, इधर जाओ, जो क्वेश्चन पढ़ रहा जाएगा। In earlier classification system, two kingdom classification system, given organisms are included under kingdom। प्रारंभिक वर्गीकरण पद्धति जो 2 जगत पद्धति है में निम्न दिए गए जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 2 किंगडम सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ प्लांटी किंगडम है और एक तरफ एनिमलिया किंगडम है। तो देखिए बैक्टीरिया
इसमें सेल वॉल थी, इसको डाल दिया प्लांटी किंगडम में। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें भी सेल वॉल थी, इसको भी डाल दिया प्लांटी किंगडम में। मोस, इसके अंदर भी सेल वॉल है, प्लांटी किंगडम। फर्न, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, देखो बच्चों इन सब के अंदर सेल वॉल थी, और जिसमें सेल वॉल थी उसको लिनियस ने रख दिया था टू किंगडम सिस्टम में, प्लांटी किंगडम में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो अपना यहाँ पे हो गया प्लांटी किंगडम, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। तो देखिए कि यहाँ सर ने कहा कि भाई अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसकी सबसे बड़ी बात यही थी कि दो ही किंगडम थे, प्लांटी और एनिमेलिया, और उसका फर्स्ट बेसिस था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो वहां पर जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो सबको किसमें इंक्लूड किया गया था? प्लांटी में। तो भाई बैक्टीरिया फंजाई प्लांटी में आ गए तो बाकी तो सारे प्लांट हैं, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर आप 52 देखिएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड, निम्नलिखित वर्गीकी साइको पर आप विचार कीजिए। तो बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम की, हाउ मेनी आर हेल्पफुल इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज, वो प्लांट और एनिमल। तो आप समझ सकते हैं कि सारे ये टैक्सोनॉमिकल एड हैं, वर्गीकी सहायता साधन हैं, और ये सारे फर्दर स्टडीज के लिए अपन को यूजफुल होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ आंसर आपका क्या होगा? थर्ड, यानी 5, बॉटनिकल गार्डन भी, म्यूजियम भी, जूलॉजिकल पार्क भी, हर्बेरियम भी और की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53, टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन जनरल इन नोइंग आवर बायो रिसर्च एंड देयर डाइवर्सिटी, कि अनेकों पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों की प्रजातियों के वर्गीय के अध्ययन सहायक होते हैं, इनके द्वारा अपने जैव संसाधनों, उनकी विविधता, सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। तो एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल क्लियर लिख रखा है कि जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो अपन को टैक्सोनॉमी और स्पीसीज, न्यू स्पीसीज को जानने में हेल्प करते हैं। अब वो हेल्प करते हैं तो अपने लिए बहुत बेनिफिशियल है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, आप समझ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्री, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4, ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54, साइटोटैक्सोनॉमी इंक्लूड, कोशिका वर्गीकी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर सेल स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया था। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आप देखिए, क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम करेक्ट है, बट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वहां इंक्लूड नहीं था। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55, द सम टोटल ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी कार्ड। देखिए बच्चों, जैसे कोई भी यहाँ पर सेल है, उस सेल के अंदर जो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शंस है, इनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कैटाबोलिक रिएक्शन एंड एनाबोलिक रिएक्शन, और इन दोनों को हम एक साथ यहाँ पे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पर जो है वो सेल में होने वाली कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शंस हुआ करती है। देन इन दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर विल बी 3rd। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चुनाव कीजिए। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है। म्यूजियम जो है, इस म्यूजियम के अंदर हम लोग जो एनिमल्स है उनके जो स्केलेटन है, उनके जो कंकाल तंत्र है, उनको हम इसके अंदर रखा करते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है, सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, अलग अलग वर्गीय की श्रेणियों के लिए अलग अलग वर्गीय की कुंजी जो है इनकी आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग जो यहाँ पर कैटेगरी है उसके लिए आप टैक्सोनॉमिक एक्ट्स का यहाँ पर यूज करते हो। टैक्सोनॉमिक कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात है। टैक्सोनॉमिक की के अंदर दो स्टेटमेंट होते हैं और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब वो कंट्रास्टिंग हो गए। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड लिविंग प्लांट स्पीसीज, यहाँ पे देखो बच्चों, लिविंग के आने से ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो हर्बेरियम है उसमें डेड स्पेसिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे लिविंग स्पेसिमेन नहीं हुआ करते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज 4। बिल्कुल, इस क्वेश्चन में सर ने बिल्कुल सही कहा कि भाई लिविंग प्लांट का तो बॉटनिकल गार्डन में होता है, हर्बेरियम में तो जो प्लांट स्पेसिमेन है वो प्रिजर्व कंडीशन में रखे जाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जो सेपरेट टैक्सोनॉमी की है रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो वहाँ वेरियस कीज होती है जो एनालिटिकल अपन ऑर्डर में रखते हैं। तो अब आप नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, दिए गए स्तंभ फर्स्ट और सेकंड को आपको सुमेलित करना है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, लीनियस, तो आप समझ रहे हैं कि लीनियस ने सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया था। भाई आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के जो जनक है वो कौन है, लीनियस, और उन्होंने टू किंगडम सिस्टम भी दिया था। और वो इनिशियल क्लासिफिकेशन था, सबसे इनिशियल क्लासिफिकेशन में से वो था
आर्टिफिशियल, क्योंकि वहां पर 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ओनली ध्यान में रखा गया था, केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर 1 और 2। तो वहां आप जानते हैं कि अनरिलेटेड भी सेम ग्रुप में आ गए थे, असमान भी सेम ग्रुप में आ गए थे, ये उसकी कमी थी। जबकि आप जानते हो कि रिलेटेड ही ग्रुप में आने चाहिए। यस, उसके बाद देखो बेंथम हुकर ने सबसे पहले नेचुरल क्लासिफिकेशन को सजेस्ट किया था, और वो नेचुरल क्लासिफिकेशन उन्होंने सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट का किया था, तो यहाँ डी ऑप्शन इससे रिलेट हो गए। यस, और व्हिटेकर ने 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया था, तो व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वो सबसे ज्यादा रिसेंट और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपका है। तब आप यहाँ पर आप देखिएगा कि फर्स्ट से आपका रिलेट हो गया सी और ई, तो फर्स्ट में आप जानते हैं कि सी और ई थर्ड ऑप्शन में है, बिल्कुल। और फिर आप जानते हैं कि सेकंड के आपका ए और बी है ना, आप समझ रहे, सॉरी यहाँ थर्ड आंसर नहीं होगा। देखिएगा कि यहां पर देखिए बेटा कि इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन में सी और ई है, तो 4 आपका हो गया, सेकंड में आपका हो गया डी, बिल्कुल करेक्ट है, और थर्ड में आपका ए और बी, तो आंसर विल बी 4। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 58, विच स्टेटमेंट आर राइट फॉर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, निम्न में से कितने कथन वर्गी वर्ग के लिए सही है, इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए यहाँ पर सही है। तो ध्यान दीजिएगा, फैमिली रिप्रेजेंट लेस सिमिलरिटीज ऑफ लिविंग कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, यानी फैमिली के अंदर आप जानते हो कि जीनस और स्पीसीज के कंपेयर में लेस सिमिलर कैरेक्टर होंगे, क्योंकि हायर कैटेगरी है, तो करेक्ट है बिल्कुल। सोलेनेसी फैमिली इज इंक्लूड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, बिल्कुल करेक्ट है। सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी किस में आते हैं, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आते हैं, बिल्कुल। कॉन्वोलेसी एंड लिलिएसी आर इंक्लूड इन सेम ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वोलेसी डाइकोट है और लिलिएसी क्या है, मोनोकोट है। ऑर्डर प्राइमेटा इंक्लूड मंकी, गोरिल्ला एंड डॉग, तो डॉग नहीं आएगा, क्योंकि मंकी और गोरिल्ला तो आ जाएगा, प्राइमेटा में ह्यूमन आता है, आप समझ रहे ना। और पैंथरा एंड फेलिस टर्म रिप्रेजेंट जीनस, तो ये बिल्कुल सही है आपका, क्लियर है। तो आप समझ रहे हैं कि सी और डी गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड ई, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59, तो 59 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, इन जूलॉजिकल पार्क कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट आर प्रोवाइडेड टू एनिमल, जैविक उद्यानों में जंतुओं को प्राकृतिक आवास जैसी अवस्था प्रदान की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। आप जानते हैं ह्यूमन केयर में उनको नेचुरल ऐसे हैबिटेट बनाकर दिया जाता है, कि यार जनरली एनालिटिकल नेचर, बार बार स्टेटमेंट आ रहा है, करेक्ट है। इन हर्बेरियम सीट लोकल नेम आर नॉट मेंशन, ये गलत है, क्योंकि हर्बेरियम में आप लोकल नेम भी लिखते हैं, फैमिली भी लिखते हैं, हैबिटेट भी लिखते हैं, जो हर्बेरियम के अंदर लेबल आता है सारा इंसेट में आपको लिख रखा है, तो ये रॉन्ग हो गया। टैक्सोनॉमिकल एड आर यूजफुल इन नोइंग बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी, तो ये बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको लेने हैं, तो ए बी डी, थर्ड आंसर आपका हो गया, यस। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की which of the following group of taxa will have less number of similarities as compared to other, कि वर्गीकी पदानुक्रम में कौन सी श्रेणी अन्य श्रेणी की अपेक्षा कम संख्या में समानता युक्त होती है, जो हाई कैटेगरी है, जो हायर कैटेगरी, सोलेनेसी, कॉन्वोलेसी, पोएसी, ये सारी फैमिली हैं। पोलिमोनियल्स, पोयल्स, सेपनिडियल्स ऑर्डर हैं। सोलेनम, पिटूनिया, एट्रोपा जीनस हैं, यस। और लियोपार्ड, टाइगर और लॉयन, ये क्या है, स्पीसीज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आपका होगा उसका आंसर सेकंड हो जाएगा, आंसर विल बी सेकंड। तो बिल्कुल एंजॉय प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट किंगडम फर्स्ट, बिल्कुल बेटा चैप्टर फर्स्ट जो लिविंग वर्ड है उससे ललित सर ने और मैंने मिलकर दोनों के एक एक क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन की सीक्वेंस में चैप्टर फर्स्ट को आप क्लियर कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्रेशन किए गए हैं, तो बहुत अच्छे से इसको आप तैयार कीजिएगा। और ऐसे ही सीक्वेंस में हम आगे भी एनसीईआरटी की सीक्वेंस में क्वेश्चंस को रखेंगे, और आपका साथ अगर हमको मिलेगा तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। हम आपके लिए हैं, लेकिन आपका साथ हमको कॉन्फिडेंस देगा और आपकी हेल्प कर पाएंगे, और आपको नीट 2021 जो आपका 2021 की एक टॉप रैंक के रूप में, ऑल इंडिया रैंक के रूप में आपको शो कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।